एक दो चीजों के बारे में जानकारी आप लोगों से ली जाए, क्योंकि फिर बातचीत करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, सारे बच्चे लगभग ग्रेजुएट हैं या कुछ लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हैं, मतलब कॉलेज गोइंग है? ठीक है, कोई एक्सक्लूसिवली ट्वेल्थ अभी अभी जस्ट पास डाउन किए हो, जस्ट 12वीं पास किए हो, इस तरह के कोई नहीं है? ठीक है, चलिए। संस्थान के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो ही गई होगी, बहुत सारी जानकारियां मिल गई होंगी। मैं इस परीक्षा से संबंधित कुछ जानकारियों को साझा करूं और मेरे विषय में थोड़ा सा बताता हूं कि मेरा नाम है निशांत श्रीवास्तव। वर्ष 1998 से इस क्षेत्र में हूं, तो लगभग 25 वर्ष हो गए मुझे इस क्षेत्र में कार्य करते हुए। पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनल सिक्योरिटी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं। इस पूरे क्षेत्र को ऑब्वियसली मैंने बहुत दिनों से देखा है, तकरीबन 4 से 5 लाख छात्रों के साथ रह चुका हूं, तो छोटा मोटा सा एक्सपीरियंस मिल ही गया है। ठीक है, तो इस पूरी चीजों को शुरू करने से पहले मैं दो चार चीजों को आप लोगों से जान लूं, क्योंकि बातचीत करना थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा। एक तो आप लोगों की क्या क्या दुविधाएं या प्रश्न हैं इस विषय में, इस पूरे पूरे जिस चीज की हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं यूपीएससी, इसके विषय में आप लोगों को क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या डाउट्स हैं, क्या क्या चीजों के बारे में आप जानना चाहते हैं, कुछ ब्रीफली बताइए। नहीं नहीं, आप लोग बताइए कि क्या जानना चाहते हैं। एग्जाम का तो मैं पैटर्न बताऊंगा ही, वो तो फॉलो करने के लिए बताएंगे ही हम लोग। थोड़ा साउंड कम कर दीजिए। हम्म किसमें? राइटिंग स्किल्स में? अच्छा, मतलब राइटिंग मेंस के लिए आप बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, और खुल के बोलिए, चिंता नहीं कीजिए। मतलब टाइम मैनेजमेंट टाइप। थोड़ा सा साउंड कम कर दीजिए, बहुत तेज साउंड है। हाँ हाँ, वो तो आएगा। अच्छा, थोड़ा सा समय हुआ है आपको तैयारी करते हुए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब मीडियम की एक क्वेरी है आपकी कि मीडियम में क्या चीजें होती हैं। ठीक, वो सब तो ऑलमोस्ट इसी में आ गया। आपका कुछ प्रश्न है बालक? कुछ नहीं, पूछिए, कोई चिंता का ये नहीं है। अच्छा ठीक है, मतलब कोई क्वेरी इससे रिलेटेड अलग से नहीं है। आप लोग चूंकि पहली बार हैं, तो आप लोगों की कोई क्वेरी, आप लोगों की कोई क्वेरी नहीं है? क्यों? मतलब एक होता है ना कि चलो सब दोस्त चल रहे हैं तो हम लोग भी चले चले, वैसे, या? अच्छा, शुरुआत के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, और आप दोनों की कोई क्वेरी बच्चे? हाउ टू स्टार्ट, क्या क्या करना है? आंसर राइटिंग? अच्छा, मतलब सब लोग ऑलमोस्ट आंसर राइटिंग, मेंस और इसी सब चीजों से थोड़ा सा परेशान है। चलिए, पहले तो मैं आप लोगों को एक दो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं और बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी दे दूं। रिलैक्स होके बैठो, रिलैक्स, मतलब घबराओ नहीं कि एकदम बस अभी से यहीं पे एकदम लबासना घुस जाना है। थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि ये परीक्षा जो है पूरी तरीके से धैर्य का है। थोड़ी सी बात कर लीजिए, आप बात करा दीजिए। आप जब आएंगे तो आप ही बता दीजिए, लेकिन आप उनका इंट्रोडक्शन अच्छे से देंगे। ठीक है, हाँ हाँ, चलो ठीक, ठीक, ठीक है।
तो बच्चों पहले तो एक दो चीजों के मैं बारे में बता दूं। जब हम लोग इस एग्जाम को तैयार करने जाते हैं तो ये एक बड़ा सा लक्ष्य तो है, छोटा सा लक्ष्य नहीं है। बड़ा लक्ष्य देखो, जो डीमोटिवेट और बहुत सारे बारे में हम लोग बच्चे बोलते हैं ना कि सर थोड़ा सा हम लोग कई बार कमजोर पड़ जाते हैं। दो तीन रीजन है बच्चों इसके कमजोर पड़ने का। एक तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं ज्यादातर, वो क्या होता है ना कि एक तो हम लोगों के पास में क्या रहता है कि कोई एक तो प्रोफेशनल डिग्री लेकर के हम लोग नहीं रखते ज्यादातर जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, और दूसरी चीज क्या होती है, घर वालों की आशाएं, सारी चीजें जो हम लोग जैसे जो भी घर वाले और ये होते हैं ना। हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम वालों में एक अंतर होता है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं वो केयरलेस टाइप के होते हैं, उतना ज्यादा केयर नहीं करते कि समाज क्या है, सोसाइटी क्या है और ये। और हम लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं किसी ने कुछ पूछ भी दिया, कुछ बात भी कर ली, जो सामाजिकता एक हिंदी माध्यम और इसमें होती है वो अन्य में नहीं होती, तो इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक तो असर डालता है मोटिवेशन और नॉन मोटिवेशन पे। आसान इसलिए नहीं मैं इस पथ को मानता, क्योंकि क्या है, एक तो एग्जाम के डिफरेंट चरण और हर चरण अपने आप में पहले से अधिक खतरनाक। कभी वीडियो गेम खेला है आप लोगों ने? और वीडियो गेम खेलते हैं तो क्या होता है, एक स्टेज पार करते हैं तो उससे थोड़ा सा टफ स्टेज आता है, फिर उस स्टेज को पार करते हैं, इसी तरह से होता है। और अगर कुछ चीज किसी स्टेज में खत्म हुए तो फिर से प्रारंभ करना पड़ता है, वही इसकी भी एकदम कहानी है। अब मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चे जानते होंगे कि स्टेज कौन कौन से हैं और क्या क्या चीजें हैं। इसके बारे में बोल कर करके बता कर करके कोई बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना इज नॉट गुड, है ना। समय बड़ा इसके लिए इंपॉर्टेंट है और मैनेज करना होता है। आप लोगों को मालूम है कि 3 चरण का पेपर होता है। पहला प्रिलिमिनरी, हम लोगों ने इसके बहुत सारे फेज देखे हैं। मैंने बताया कि हम लोगों ने जब से इस क्षेत्र को देखना शुरू किया सन 1995 से मैंने देखा है, 1995 से, तो ऑलमोस्ट कितने साल हो गए, 28 वर्ष। इतनी बार चेंजेस, इतना चीजें चेंज हुई, इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है कि अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे इसमें चेंजेस नए नए टाइप से आते रहे, जो कि चैलेंज को बढ़ाता रहा। जैसे शुरुआत में एक ऑप्शनल और एक जीएस, यानी एक सब्जेक्ट हुआ करता था ऑप्शनल का और एक जीएस का। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर बात की जाए तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, उस ऑप्शनल सब्जेक्ट का वेट ज्यादा होता था प्री में भी। तो प्री निकालना थोड़ा सा, जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं या जो बच्चे ऐसे हैं जिनका माध्यम हिंदी है या कोई भी रीजनल लैंग्वेज है, तो उनको निकालना क्यों आसान हो जाता था, क्योंकि सब्जेक्ट पे उनकी पकड़ बहुत बढ़िया रहती। आज के दिनों में भी आप देखेंगे जो आर्ट्स या ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के बच्चे हैं या जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उन बच्चों में अपने सब्जेक्ट को लेकर के पकड़ बहुत जबरदस्त होती है, स्ट्रॉन्ग पकड़ होती है। बाकी अदर जो जनरल स्टडीज में बहुत सारी चीजें हैं, उसमें अब तो खैर फिर भी क्या है कि सोशल मीडिया, इंटरनेट के जमाने के कारण आप लोगों को सूचनाएं मिल जाती हैं। नहीं तो पहले मटेरियल की कुछ कमी हुआ करती थी, जिसको लेकर करके माध्यम का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता था। ये तो आप सब मानते हैं। वर्ष 2013 से जब से फॉर्मेट चेंज हुआ, उस फॉर्मेट के चेंज के बाद कहीं ना कहीं जनरल स्टडीज का महत्व तो बढ़ गया, क्योंकि सीसेट सिर्फ क्वालिफाइंग है, आप सब लोगों को पता है। प्रिलिमिनरी में भी सीसेट सिर्फ क्वालिफाइंग है, और उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पूछा जाता है वो इंग्लिश से ही होता है, हिंदी से भी होता है, रीजनल लैंग्वेज से भी होता है। लेकिन यहां पे क्या होता है, हिंदी मीडियम, जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि सर हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम क्यों हो रहा है, तो इसके एक नहीं बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। ऐसा नहीं कि रिजल्ट कम हो रहा है। पहली चीज तो पार्टिसिपेंट्स कम हो गए हैं। मानते हैं आप लोग इस चीज को? जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं वो कम हो गए। आज से 25 साल पहले के एजुकेशन सिस्टम को देखिए और आज के एजुकेशन सिस्टम को देखिए, कितने बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे शहरों में तो हिंदी मीडियम के मुझे लगता है कि गिने चुने ही कुछ बच्चे होंगे। गांव में अभी भी हिंदी को
पकड़ के रखा हुआ है कि हाँ मातृभाषा हमारी वहीं जीवित है, नहीं तो और पूरे शहरों में आप देख लीजिए, देखते हैं ना। और नहीं भी है तो वो अंग्रेजी का ऐसा प्रयोग करेंगे कि कई बार तो उनके मतलब जो सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम वाले अपने आप को समझते हो तो ऐसा प्रयोग करते हैं बातचीत का कि लगता है कि वो ऑक्सफोर्ड के बाद यहीं पे भी उपस्थित हुए हैं। मैं देखता हूं जो बच्चे होते हैं उस तरह से, किसी ऑटो वाले को भी रोकना होगा तो भैया चलना वहां ये नहीं है भाया, तो उनका भाया चलता है, तो समझ में आ जाता है कि उस तरह से। तो लेकिन क्या होता है, उनके पास शुरू से को करिकुलर एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस होता है, समझ रहे हैं। तो को करिकुलर एक्टिविटीज पे जिसका ज्यादा फोकस होगा उसको अन्य ज्ञान ज्यादा मिलेगा सब्जेक्ट ज्ञान से। एक तो ये बहुत बड़ा सा चैलेंज होता है कि जनरल स्टडीज पे फोकस करने का। हालांकि अगर हम लोग देखें सब सब्जेक्ट्स पे जिस तरह से तैयार शुरू से फोकस करते हैं और जिस तरह से स्कूल्स पे अगर थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि इन सारी चीजों का कोई बाध्यताएं नहीं होंगी। मीडियम में बार बार बोलता हूं कि मीडियम परेशानी नहीं है, मीडियम कभी भी मीडियम परेशानी नहीं होती। परेशानी क्या होती है, परेशानी होती है कि हम कैसे व्यवस्थित कर पाते हैं। ये पूरे का पूरा जो एग्जाम है उसका पैटर्न ही किस चीज पे है, वो पैटर्न है टाइम मैनेजमेंट। समझ में आ गया। पहले हम लोग दो चार चीजों के बारे में फटाफट जान लेते हैं जिससे कि जानना आप लोगों का और समय बहुत आसानी से निकल जाएगा कि कैसे कैसे इसको राइट फोकस करें। एक तो जब भी तैयारी कीजिए, आजकल के जो क्वेश्चन का पैटर्न है चाहे वो प्रीलिमिनरी हो या मेंस हो, इसमें इंटरलिंकिंग प्रोसीजर होता है, यानी कि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से मैच्ड होता है। आप में से कुछ लोग पुराने कुछ समय से तैयारी कर रहे होंगे, कितने लोग कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं या इनके फॉर्मेट्स जानते हैं? आप लोग इतने जानते हैं, ठीक है, लगभग 40-50% लोग जानते हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो जीएस के मेंस में 4 पेपर हैं, आप लोगों ने देखा है, ठीक है। एनालिसिस किया है कभी कि इन 4 पेपर्स में कैसे कैसे और रणनीति और क्या स्ट्रेटजी रखनी है? कुछ आप लोगों ने सोचा है, कुछ देखा है तो बताइए। और कुछ? नहीं नहीं, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि सब्जेक्ट्स इंटरलिंकिंग। इंटरलिंक है, यानी कि इंटरलिंकिंग अप्रोच। आप कुछ बताना चाहेंगे बालक इस विषय में? आप कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि जो अगर हम लोग मेंस की बात करें तो यूपीएससी के मेंस में 4 पेपर हैं और 4 पेपर में 13 टोटल सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। एक तो पूरा एनालिसिस आपको होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए हम कोई भी युद्ध करने जा रहे हैं, कोई भी चीज यूपीएससी में मानता हूं कि इट इज अ टाइप ऑफ वॉर एंड स्ट्रेटजी। आप अच्छा जीवन कैसे जी पाएं, अपने करियर को किस तरह से ले जाएं और कैसे समाज और देश के लिए काम कर सके, इसके लिए जिस पोस्ट पे जाना है उसके लिए कंप्लीट रणनीति है। अब 4 पेपर की अगर मैं बात करूं, इस 4 पेपर में 13 सेक्शन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं बताता हूं कैसे इंटरलिंक्ड होता है और कैसे हम लोगों को चीजों को देखना चाहिए। मैं बात करता हूं पेपर नंबर 2 की। पेपर नंबर 2 से मैं स्टार्ट करता हूं और उसे 1, 3 एंड 4 को कनेक्ट करके बताता हूं। पेपर नंबर 2 में एक अगर हम लोग टॉपिक देखें तो टॉपिक है पेपर नंबर 2 का क्या क्या? एक तो है पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोग के समक्ष एक हाँ,
ठीक है, देख लीजिए, ठीक है क्या? कौन है ना सर? थैंक यू, बैठ जाइए आप लोग। और मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद है इनको इनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी परिवार की तरफ से और हम सबकी तरफ से। थैंक यू। जो भी है इसकी कोशिश रहेगी कि आप सभी को ऐसे भी ठीक है। हमें दिया जाए, कहाँ से यहाँ सफर है वो आप जल्दी से तय करें। जो भी कठिनाई हो इस बात में आप दिनेश से पूछ सकते हैं। है, मेरा नाम दिनेश कुमार मिश्रा है। मैंने यूपी पीसीएस 2022 में डिप्टी एसपी पे चयनित हुआ हूँ। ये मेरा चौथा प्रयास था यूपी पीसीएस में, और इसके साथ साथ मैं यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ। उसमें भी 4 अटेम्प्ट दे रखा है, 2 बार मेंस लिख रखा है। और यूपी पीसीएस में ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था। इसके पहले 2020 में दे रखा था इंटरव्यू। आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो तो। आंसर राइटिंग का कोई टाइम ऐसा नहीं होता है। आप अगर कोई भी अगर टॉपिक कंप्लीट हो जा रहा है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दे दीजिए, लास्ट के 10 साल के क्वेश्चन पेपर। जैसे कि पीसीएस में तो 2018 से ही हो रहा है, या फिर आप यूपीएससी का भी उठा सकते हैं 10 साल का, तो लगभग सेम ही सिलेबस है, तो वहीं से आपको गाइडेंस मिलता है। और जैसे कि क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसका आंसर खुद से लिखिए प्रीवियस ईयर भी। मतलब ये मत सोचिए कि रिपीट नहीं होगा, थीम रिपीट होता है। जैसे आपका पॉलिटी में अगर पार्लियामेंट पूछता है तो पार्लियामेंट में कभी पूछेगा कि स्पीकर का रोल क्या है, कभी पूछेगा कि पार्लियामेंट की एफिशिएंसी ज़्यादा क्यों नहीं हो पा रही है, या दूसरे कंट्री के पार्लियामेंट से कंपेयर करेगा, तो थीम रिपीट होता है। तो प्रीवियस ईयर एक आपका सबसे मेन सोर्स होना चाहिए। और इसके अलावा जो सिलेबस में मेंशन है वहाँ पे टॉपिक वाइज, आप उसको उठाइए अपने कोचिंग के नोट्स, या फिर अगर नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट गूगल पे सर्च करके हर एक टॉपिक का 1 या 2 पेज का नोट्स बनाइए, ताकि रिवीजन में आसानी हो। सबसे ज़्यादा जरूरी है रिवीजन करना। आपकी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लेंगे तो आपको मतलब रिप्रोड्यूस करने में आसानी रहती है। नहीं, प्रीवियस ईयर से नहीं होगा। प्रीवियस ईयर से आपको ये पता चलता है कि करना क्या होता है, लिखना कैसे है, और उसके साथ साथ आप मॉक टेस्ट आपको लिखना पड़ता है, क्योंकि ये भी एक चैलेंज होता है कि 3 घंटे में आप पूरे 20 क्वेश्चन लिख लें, क्योंकि उसमें पता होता है कि कितना लिखना है, सब पेज भरना है। बाकी लोग पेज भरते हैं, मतलब ये नहीं कि कम लिख के आना है। तो मेन प्रैक्टिस है, प्रीवियस ईयर से आपको आइडिया मिलेगा, और बाकी रिवीजन तो चलते रहना चाहिए। मैंने सिविल सर्विस में 5 साल मेरे लगभग हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हर एक महीने के बाद लगता है, फ्रस्ट्रेशन आता है। और किसी बार मैं प्री में रिजेक्ट हुआ हूँ, किसी बार मेंस में रिजेक्ट हुआ हूँ, किसी बार इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ हूँ, तो फ्रस्ट्रेशन तो आता ही है। पर वही है कि आपने सब कुछ क्यों छोड़ा था, तो वो ध्यान करिए। आप अपने मतलब आप जो भी आपका उद्देश्य हो, माता पिता के लिए या जो भी हो समाज के लिए, वो ध्यान रखिए। वो तो आपका वैसा का वैसा ही है। फ्रस्ट्रेशन एक होता है,
होता है, वेव की तरह आएगा फिर चढ़ेगा ऐसा करके। अब उसके बीच में आप कुछ ना कुछ जैसे कि डिमोटिवेट हो गए बहुत ज़्यादा, कहीं घूम लीजिए, कहीं मतलब दोस्तों के साथ जाके जो भी थोड़ा घूम फिर लीजिए, कहीं रिश्तेदारी में घूम, जो भी मतलब आपको अच्छा लगे वो करिए। फिल्म देख लीजिए, कोई एक सीरीज देख लीजिए मिर्जापुर टाइप का, समझ रहे हैं। तो वैसे ही मतलब होता है, डिमोटिवेट होते हैं लोग, और एक एक महीने में, कुछ लोग एक एक हफ्ते में दो दो बार हो जाते हैं, कुछ लोगों का बीच में कभी ब्रेकअप हो जाता है, कभी कुछ होता है, तो बहुत आता है स्टेज ऐसे। ये देखिए सबका अपना अपना है। एक 2022 में एक मैडम चयनित है, 21वीं रैंक है, अभी नाम याद नहीं आ रहा है। तो और जो उनके बॉयफ्रेंड हैं वो 2021 में चयनित हैं, अभी उनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो हो सकता है दोनों से फायदा हुआ होगा। तो डिपेंड करता है आप उसको कैसे रख के चलते हैं, है ना, समझ रहे हैं। तो सबका अलग परसेप्शन होता है। अगर हाँ, अगर आपको लगता है कि उससे आपका नुकसान हो रहा है तो दो चीजें हैं, या तो आप ब्रेकअप कर लीजिए या थोड़ा बोल दीजिए कि थोड़ा रुक जाया जाए, जब मेरा सब कुछ हो जाएगा या तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, एक दूसरे का हिंड्रेंस ना बनते हुए बाद में मतलब पॉज करके बाद में रिज्यूम कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपने ऊपर। फ्री के लिए देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एक महीने में कुछ आप हल्का फुल्का पढ़ के निकल जा रहा है फ्री, तो ये आपका एक तरह से तुक्का है ना। तो आपको पूरा एक बार सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा, स्टैटिक मेनली, और करंट अफेयर का भी पोर्शन होता है, लेकिन स्टैटिक आपका कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ऐसा कर सकते, जैसे कि 10 से 20 साल का जो भी यूपीपीसीएस एग्जाम कराती है पुनरावलोकन आप पढ़ सकते हैं, और जो या कोई कोचिंग का नोट्स आता है करंट अफेयर का वो पढ़िए, या फिर लास्ट के एक मंथ में मैंने वो पढ़ा था दृष्टि का जो आता है, पर वहाँ भी मुझे दिक्कत हुई तो हिंदी में आता, मैं इंग्लिश मीडियम हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है तुक्का वाला आपको। पर ये नहीं है कि नहीं निकल रहा है तो नहीं निकल रहा है। जिनका मैं एग्जाम्पल दे रहा था ना कि जिनके 21वीं रैंक है, उनका ये 7वां अटेम्प्ट था और पहली बार प्री निकला था उनका। प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों एक साथ निकल गया, 7वां अटेम्प्ट था उनका। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपका 2 बार से 3 बार से नहीं निकल रहा है, तो कुछ ऐसा नहीं है। बस ये है कि जो भी आपकी कमी है उसको एनालाइज करिए, उस पर काम करिए, ये नहीं कि सेम तरीका अपनाते रहिए, ठीक है। हाँ, मीडियम का नहीं पड़ता सर, हमको नहीं लगता, कोई असर नहीं पड़ता। प्रिपरेशन के दौरान सबसे बड़ी चीज होती है कि आपके पास पहले क्या होता था कि कुछ रिसोर्स नहीं होते थे, लोगों के पास इंटरनेट नहीं होते थे, लेकिन जब से कोविड और ये सब आया सबके पास इंटरनेट हो गया है ना, डिजिटल डिवाइड रहा नहीं। तो अब दिक्कत ये हुई है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, कोई भी टेलीग्राम खोल लीजिए, कंटेंट डाउनलोड करते रहिए। तो सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप जिस दिन जान जाएंगे क्या नहीं पढ़ना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास सिलेबस है, आपको ये पता है क्या नहीं पढ़ना है, तो आप अच्छा से पढ़ेंगे, ओवरलोड नहीं होना है। और हाँ, मुझे फ़ायदा हुआ मतलब सोशल मीडिया से, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ तो कई बार पीडीएफ अपने पास रखता हूँ, कई बार ऑफिस के सिस्टम में पीडीएफ रख देता हूँ तो डाउनलोड करके, तो अपने अपने हिसाब से कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई वीडियो सुन लिए, जैसे कि मैं इकोनॉमिक्स में मृणाल सर का वीडियो देखता था तो डाउनलोड करके रख लिए। हो सकता है कि जर्नी के टाइम पे आपका इंटरनेट काम ना कर रहा हो, ट्रेन में सुनते रहिए आप। तो उस हिसाब से सोशल मीडिया की यूज करिए। सोशल मीडिया की ऐसा नहीं कि मतलब कुछ एक चीज़ देखने लगे, यूट्यूब सजेशन दे रहा वहाँ पे चले गए, वैसे नहीं, आपका फिक्स होना चाहिए। और जैसे फेसबुक ट्विटर ये सब से दूर रहें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। प्रीलिम्स में एक तो 10 साल का क्वेश्चन देख लीजिए, नहीं 10 साल, उससे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन पूछता कैसे है। कई बार क्या होता है कि उसके ऑप्शन से क्वेश्चन आ जाते हैं गलती से, मतलब कभी रिपीट भी हो सकता है, और ये पता चल जाता है कि चूंकि करंट अफेयर पुराना हो गया वो आएगा नहीं, पर ये पता चल जाए करंट अफेयर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो जो नया करंट अफेयर पढ़ेंगे हम उस चीज़ों पे स्ट्रेस करेंगे, तो पहला तो वो देख लीजिए। बाकी जो आपका बेसिक है, जैसे पॉलिटी से बहुत आता है, इकोनॉमिक्स से बहुत आता है, मॉडर्न इंडिया से बहुत आता है, ये एक बार
इसका कोई बुक है, जो भी आपके पास नोट्स है कोचिंग के, वो एक बार पढ़ के जाइए। और रिवाइज आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास शॉर्ट नोट्स हो। तो शॉर्ट नोट्स बनाए रखिए हर टॉपिक का। ये मत सोचिए कि प्री है कि मेंस है, पर शॉर्ट नोट्स में वही चीज लिखिए जो या तो टफ है या जो ट्रिकी है। जो आपको आ रहा है वो नहीं लिखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा, पढ़ नहीं पाएंगे। डेली शेड्यूल सबके हिसाब से अलग हो सकता है। जैसे कि आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके हिसाब से अलग है। मेरा, चूंकि मैं जॉब करता हूँ, मेरी शादी भी हो रखी है, और तो ये है कि ऑफिस जाना पड़ता है। तो 10 बजे के आसपास ऑफिस जाते हैं, फिर शाम को 6 बजे के आसपास आते हैं। तो शाम को मेनली मैं पढ़ता था, मतलब 7 बजे से लेके 1 बजे के बीच में कोशिश करता था कि उसके बीच में बस 1 घंटा ही डिस्टर्ब हो और पूरा यूटिलाइज हो। और सुबह का 1 घंटा, कई बार ऑफिस में मौका मिल गया तो मतलब वही टाइम चुराने वाली बात है। तो उस टाइप का, उसके लिए मैं पीडीएफ रखता था, मोबाइल में वीडियो, ईयरफोन हमेशा रहता है मेरे पास, तो उस टाइप से मैनेज करता था। बाकी सैटरडे संडे छुट्टी रहती थी मेरी, तो उसमें थोड़ा सा अच्छी पढ़ाई हो जाती थी। नहीं, प्री जब आगे क्वालिफाई होगा तब शुरू करेंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे। मतलब ऐसा है कि जब आप टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसको कोई भी टॉपिक को एज ए प्री और एज ए मेंस मत पढ़िए। आप पढ़ते रहिए, आप खुद समझिए कि ये प्री में आएगा, ये मेंस में आएगा। समझ रहे हैं? जैसे कि कोई भी है कि जैसे इलेक्शन का कोई टॉपिक ले लिया आपने, तो इलेक्शन में आपका मेंस में उसी में आएगा कि क्या क्या इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट में क्या क्या दिक्कतें हैं, ये मेंस में आएगा। वो आपका प्री में आ जाएगा कि आर्टिकल कौन सा है, या कितने इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, कितने चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, कब से ये चेंज हुआ है। और मेंस में अलग टाइप का। तो अलग अलग नहीं, आप पढ़ते रहिए, उसके हिसाब से अगर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। लेकिन नोट्स आप पहली बार जब बुक पढ़ रहे हैं तब मत बनाइए, क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा बल्कि हो जाएगा। 2-3 बार आप पढ़ें, जैसे लक्ष्मीकांत है कोई भी, या कोचिंग के नोट्स 2-3 बार पढ़ने के बाद ही नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स का मेन वही होता है कि आप रिवीजन कर पाएं बार बार। और एक मॉक टेस्ट आप जरूर लिख दें, मतलब प्री के खत्म होने के बाद आपको मॉक जरूरी से ज्वाइन करना होता है, क्योंकि मेन टारगेट आपका होता है ना, आपको आता सब कुछ है, पर हम लोग की दिक्कत यह है कि हम 3 घंटे में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। हम्म हम्म हाँ। हम्म हम्म, हम्म। तो इसमें है कि जैसे कि प्री का जो ट्रेंड चल रहा है आपका 90 प्लस के आसपास सही होता है, मतलब ओवरऑल दोनों मिला के, तभी आप अश्योर हो पाते हैं कि मेरा प्री निकल जाए। नहीं तो फिर डेली आप वीडियो देखते रहेंगे कि ये कोचिंग वाला क्या बता रहा है, ये यूट्यूब वाला क्या बता रहा है, ऐसे करके। तो उसके लिए आपको क्या है कि 90 प्लस लाना है, ठीक है। लेकिन कोई भी श्योरिटी के साथ नहीं कर पाएगा कि 90 क्वेश्चन में सही करके आ जाऊंगा, बाकी 60 क्वेश्चन टच नहीं करूंगा। उसके लिए क्या है कि आपको पेपर 2 से 3 अटेम्प्ट में करना चाहिए। पहले अटेम्प्ट में आप वो क्वेश्चन करो कि जो एकदम श्योर हो कि हाँ एबीसीडी में हमको पता है कि 3 ऑप्शन नहीं होगा, चौथा होगा, या फिर डायरेक्ट एक क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर हो पता है वही चीज करो। तो कोशिश करो कि पहले अटेम्प्ट में आपका 60 क्वेश्चन हो जाए। मतलब अगर आपका बिना डाउट के 60 क्वेश्चन कर रहे हो पहले अटेम्प्ट में, तो समझ जाओ कि आप सही जा रहे हो। उसके बाद बीच बीच में जो क्वेश्चन आते हैं कि हमको पता है कि इसमें से 2 ऑप्शन तो नहीं है, उसको सेकंड अटेम्प्ट के लिए रखो। तो उसमें से फिर अपना जो भी एक एलिमिनेशन टेक्निक जो भी हो, कई बार अपसर्ड भी होता है, तो उसके हिसाब से आप जाइए। तो उसमें भी अगर 2 आपने एलिमिनेट कर दिया है तो ओवरऑल पॉजिटिव ही आएगा। बहुत ज़्यादा किस्मत खराब है तो कुछ नहीं बोल सकते। उसके बाद आपको आप काउंट कर लीजिए, 2 अटेम्प्ट करके आप काउंट कर लीजिए। अगर आपका 120 के आसपास हो गया क्वेश्चन, है ना, 120 के आसपास हो गया, मतलब उसमें से आपका कॉन्फिडेंस है कि आपका मैक्सिमम सही जाएगा, तब आप तीसरे अटेम्प्ट में चांस मत लीजिए। मतलब तीसरा अटेम्प्ट उसके लिए कि खाली आपको एक ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं। अगर आपका 100 के आसपास ही बन रहा है तब आपको चांस लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर 100 आपने किया है, 90 एकदम ओवरऑल सही हो जाए बहुत कम चांस है। तो उसी से वो वहाँ पे
आप इसके लिए स्ट्रेटजी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी के लिए क्या है कि जितने आप पेपर देते हैं, किसी में आपका 120 भी आ सकता है, किसी में 80 भी आ सकता है, वहाँ पे रन टाइम पे डिसाइड करना होता है। और अगर पेपर में आप कम बना रहे हो तो ये कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है कि सबके लिए टफ है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मतलब सब मिला जुला के आपकी तैयारी पे भरोसा होना चाहिए आपको। ये नहीं देखना चाहिए कि लास्ट अटेम्प्ट में मैंने इतना बनाया था, ऐसा कुछ नहीं। हाँ हाँ, क्योंकि 90 के आसपास कट ऑफ जा रहा है अगर, तो 120 से कम नहीं करना चाहिए अटेम्प्ट। नहीं मतलब वीडियो पे मैं बहुत कम ध्यान देता हूँ। मतलब वीडियो लेक्चर में आप देखोगे आधे घंटे के वीडियो में 10 मिनट की इन्फॉर्मेशन देते हैं, मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम चैनल पे मैंने देखा है। तो कोशिश करता था कि या तो जो वीडियो देख रहे हैं उसका कंटेंट हमको मिल जाए, या अगर कहीं दूसरा कोई पब्लिकेशन मिल जाए। मतलब हम कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वीडियो नहीं। पीडीएफ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वीडियो पे मिनिमम फोकस करना चाहिए आपको, क्योंकि उसमें टाइम बहुत बर्बाद होता है। मन हाँ हाँ हाँ। अब देखिए एक एक तो न्यूज़पेपर मतलब जरूरी है, मतलब ये भी नहीं कि उसको 2 घंटा पढ़िए, ऊपर ऊपर एक बार देख लीजिए, ताकि आप मंथली मैगजीन पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ एक ध्यान रहता है कि ये पढ़ा था, तो ये जल्दी याद रहता है। हाँ मंथली मैगजीन तो रखना ही, कोई ना कोई एक ले लीजिए, एक कोचिंग वाला ले लीजिए, वो ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि आप वहीं से पढ़ते हो, रिवीजन हो जाएगा फिर से आपका। हाँ देखिए, ऐसा नहीं है कि स्किप नहीं कर सकते। मैंने आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं किया 4 साल में इंटरपर्सनल स्किल का, क्योंकि मुझे अपने रीजनिंग और मैथ्स पे भरोसा था। मैंने वैसे बीटेक भी किया है और एसएससी सीजीएल के थ्रू जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपको बाकी चीज़ों पे भरोसा नहीं है तो वो करना पड़ेगा। तो या तो आप प्रैक्टिस करिए कोई बुक लेके, या फिर मतलब कहीं से सीख लीजिए, कोचिंग में या कहीं भी जहाँ भी आपको ज़रूरत है, या यूट्यूब पे वीडियो में देख लीजिए। उस चीज़ के लिए वीडियो देख सकते हैं, जो चीज़ सीखना है उसके लिए वीडियो पे टाइम वेस्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक का शॉर्ट बुक जैसे नहीं नहीं, बिपिन चंद्र मैंने पढ़ा ही नहीं है, बहुत बल्कि है। मैंने राजीव अहिर सर की बुक पढ़ी थी, मॉडर्न इंडिया की। हाँ हाँ, स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम का मैंने नोट्स नहीं बनाया, ना ही मैंने इसका लक्ष्मीकांत की नोट्स बनाई, क्योंकि नोट्स ही लगता है हमको, उसका क्या ही नोट्स बनाना है। तो उसके लिए फिर या तो आप ये तो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होना चाहिए, या तो आपका सॉल्यूशन कहीं से हो, मतलब आप देख लो, वो होना ही चाहिए। मतलब अगर आप मतलब ऐसा है कि अगर 10 साल का क्वेश्चन आप लिख के चले जाते हो ना, तो ये समझ जाओ कि आपका 60 to 70% तैयार है मेंस। और इवन जो करंट अफेयर का भी क्वेश्चन आता है, जैसे हम लोग को लगता है कि ये करंट अफेयर का आया है, अभी COP27 हुआ तो उसका क्वेश्चन आ गया, वो करंट अफेयर नाम होता है, उसमें 80% कंटेंट स्टैटिक से ही उठाते हैं हम, कि जो जो कंसेप्ट है करंट अफेयर क्वेश्चन में भी 80% वही है। तो अगर आपको कुछ छोड़ के जाना है मेंस में ना, तो बस करंट अफेयर को ऊपर ऊपर पढ़ के करंट अफेयर छोड़ सकते हैं, बाकी स्टैटिक नहीं छोड़ सकते हैं आप। मतलब करंट अफेयर के टॉपिक में भी स्टैटिक ही लिखना है, बस एक लाइन करंट अफेयर आदमी लिखता है, या जो इंट्रो में लिखते हैं कंटेक्स्ट, बस वही आपका होता है। हाँ टीचिंग में। हाँ हाँ हाँ। आप फुल टाइम प्रिपरेशन करते हैं? नहीं तो देखिए, ऐसा होता है कि जो आपका एक मेन फोकस तो होता ही है कि हमको सिविल सर्विस करना है ना। तो अगर सिविल सर्विस में आपको लगे कि इसमें टाइम लग रहा है, या मतलब थोड़ा सा है कि हमको टाइम लगेगा, है ना, कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, तब आपको बी ऑप्शन के पास जाना चाहिए। नहीं तो आपको पूरा टाइम, अगर आपको कॉन्फिडेंस अभी स्टार्ट ही किए हो, तो आपका पूरा टाइम एक ही एग्जाम पे देना चाहिए। दूसरा एग्जाम तभी देना चाहिए जैसे कि मैक्सिमम सिलेबस सेम हो, एक दो टॉपिक अलग हो, जैसे कि जैसे एग्जाम्पल के लिए यूपीएससी के साथ
जो ईपीएफओ का एग्जाम आता है, सब टॉपिक लगभग सेम ही होता है, बस एक बार लेबर और ये लॉ वगैरह पढ़ना होता है, अकाउंट्स वगैरह, उस टाइप के कोलैबोरेशन कर सकते हो। बाकी एकदम ही अलग की जिसमें आपका इंग्लिश मैथ्स आ रहा है जैसे सीजीएल का, उसके साथ ये नहीं चलेगा, क्योंकि ना उसका ढंग से हो पाएगा ना इसका ढंग से हो पाएगा, कोई फायदा नहीं है। कोई एक ही रखिए, मतलब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप करना क्या है। अगर आपके पास आपका एज ज्यादा मतलब कम है तो आप कोई ये टफ पड़ रहा है तो कोई छोटी वाली जॉब लेके अपना सिक्योर करके और उसके बाद करें, ये आपका डिसीजन होना चाहिए और अपने पेरेंट्स के साथ जो भी है। देखिए जैसे कि आपका प्री चालू हो गया मई में है ना, 14 मई को है, तो आपका ये होना चाहिए कि प्री से कम 2 महीना पहले या 3 महीना पहले आपको कुछ नहीं करना है, मतलब प्री के हिसाब से ही चलना है। तो उसके लिए आपको रूटीन बनाना पड़ेगा। पहले वही सबसे बड़ा ट्रेंड देखिए कि कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आ रहा है। जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इवन ज्योग्राफी कभी कभार आ जाता है, मॉडर्न इंडिया, ये सब का ज़्यादा आता है। तो अगर आपके पास अगर कोशिश करिए कि सब पढ़ के जाइए, है ना, उसके लिए आप टाइम फिक्स कर लीजिए कि इतने दिनों में ये चैप्टर खत्म कर देना है, इसके बाद इसको छूना नहीं है। उसके बाद भी अगर नहीं आ रहा है तो लास्ट टाइम पे डिसीजन लेना है, तो वो सब्जेक्ट पढ़िए जिसका वेटेज ज़्यादा हो। उसमें भी आपकी किस्मत अगर कम आ जाए तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन उस टाइम डिसीजन लेना पड़ेगा आपको कि हमारे पास 2 सब्जेक्ट में से जिसका वेटेज ज़्यादा है उसी को एक पढ़ना है, अगर एक ही पढ़ने का टाइम है तो। एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी में आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी पढ़िए 11वीं 12वीं की। उसके बाद भी अगर समझ नहीं आ रहा, है तो अब 9वीं 10वीं पे जाइए, उसके अलावा कोई भी एनसीईआरटी नहीं। और इवन हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जरूरत नहीं है, और मिडिवल और एंशिएंट के लिए एनसीईआरटी से अच्छा आपको जो तमिलनाडु की आती है एडिशन, वो ज़्यादा अच्छी है, तो कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको मेंस के लिए थोड़ा सा मतलब या फिर डिस्कशन टाइप का अगर थोड़ा सा देखना है तो पॉलिटी का एक एनसीईआरटी आती शायद 11वीं की, द कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, बस इससे ज़्यादा मैंने कोई पढ़ी नहीं थी। खरीदी थी मैंने लेकिन कभी यूज नहीं किया, कोई जरूरत नहीं है एनसीईआरटी। मैंने नहीं, मैंने इकोनॉमिक्स के लिए प्री के लिए मैंने मृणाल सर को फॉलो किया था 2-3 साल के लिए। उसके बाद उनका नोट्स मतलब थोड़ा बहुत करंट के साथ अपडेट होता रहता है, तो ये था। और क्या कहते हैं, मेंस के लिए मैंने वही कोई रेफरेंस बुक नहीं, वो टॉपिक वाइज बता देते हैं कि इससे मेंस के क्वेश्चन ये ऐसे बन सकते हैं, इसका इंट्रो ऐसे, मेन तो इंट्रो ही होता है ना। बाकी जो टॉपिक होते हैं इकोनॉमिक्स का बहुत सारा आपको प्री के टाइम वाला जो प्रिपरेशन होता है वहाँ से मिल जाता है। और बाकी जो कंक्लूजन है वो आप मतलब कोई ना कोई एक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए, कोई ना कोई टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना पड़ेगा मेंस के लिए। जरूरी नहीं है कि अगर आपका प्री के बाद ही करें, प्री के पहले भी कर सकते हैं। और ऐसा मत सोचिए कि आपका जब प्री जिस साल निकल जाएगा उसी साल मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, टाइम नहीं मिलता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, 3 मिनट बहुत जल्दी निकल जाते हैं। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था एनआईटी हमीरपुर से, बीटेक किया है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में 2013 में। उसके बाद मैंने एमएनसी में जॉब किया सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 साल के लिए, और वहीं प्लेसमेंट हुआ था, कैंपस प्लेसमेंट। तो मैंने ऑन साइट भी गया हूँ, 6-7 महीने साउथ कोरिया रहा हूँ। और जाना था मुझे यूएस, लेकिन उस टाइम यूएस का वीज़ा मिल नहीं पाया, उनका कुछ होता है ना कि इस मंथ का कोटा पूरा हो गया है, तो फिर साउथ कोरिया जाना पड़ा। उसके बाद 1 महीने चाइना भी रहा हूँ तियानजिन में, और 1 महीने हांगकांग। उसके बाद मुझे ये था कि सिविल सर्विस ही करना था, लेकिन वहाँ पे टाइम नहीं मिल पाता था मुझे, क्योंकि वहाँ पे जब कोरिया गया था तो वहाँ तो मतलब काम में मुझे अच्छा लगता था, कोडिंग करना मुझे अच्छा लगता था, 2-2 ढाई बजे तक कोड लिखता था, फिर सबके आने से पहले 9 बजे पहुँच जाता था सुबह, नींद ही नहीं आती थी कि कोड कंप्लीट नहीं हुआ है।
तो फिर उसके बाद फिर ये था कि हमको निकलना है। तो जब मैंने पेपर डाल दिया तो जो मेरा कोरियन काउंटर पार्ट को पता चला, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप मतलब एक प्रोजेक्ट आपके साथ और करना है। तो हम बोले कि सर हम जा रहे हैं। बोले कि आप 2 हफ्ते सिंगापुर घुमाओ गर्लफ्रेंड के साथ। हम बोले सर हम सिंगल हैं। बोले कि अरे सिंगापुर के नाम पे कोई भी चल जाएगा। मैं बोला नहीं सर हमको जाना ही है। तो मैंने फिर सीजीएल की तैयारी किया था उसी दौरान, इवन कोरिया में भी करता था, मैथ्स और इंग्लिश की बुक लेके गया था। तो एसएससी सीजीएल में मेरा हो गया था। तो मतलब पेपर तो अच्छा गया था, लेकिन वही है थोड़ा बहुत वहाँ चलता है, तो पोस्ट बहुत अच्छी नहीं मिली हमको। तो एज ए जूनियर अकाउंटेंट पोस्ट पे भी संचार मंत्रालय यही ऑफिस है बगल में, चौराहे पे, तो यहीं पे हूँ मैं। तो उसके साथ साथ क्योंकि मुझे करना था, तो मैं ये था कि गवर्नमेंट जॉब में आने में टाइम मिल जाएगा, वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा रहता है, तो धीरे धीरे इसीलिए हमको 4 साल लग गए। मतलब टाइम उतना कि ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, काम रहता है वहाँ भी। तो फाइनली अभी अभी प्रयास जारी है। इस बार भी फॉर्म भरा है मैंने। हाँ, इस टाइम मेरी जो सैलरी है ना, 5 साल पहले मेरी इससे डबल से भी ज्यादा थी। मतलब खाली सैलरी, बाकी कोरिया जाने का वो तो मिलता है, डेली का $100 मिलता है पॉकेट खर्च के लिए। मतलब ये है, तो यही मेरा मोटिवेशन था कि मेरा मोटिवेशन नहीं टूटा, क्योंकि मैं फिर देखता था कि मेरे दोस्त कोई गूगल में है, कोई फेसबुक में है, कोई अमेजोन में है। तो मतलब मैं सोचा था कि मैं जब छोड़ दूंगा तो फिर आने का फायदा, मैं वहीं अच्छा था। ऐसा भी नहीं था। लास्ट ईयर जिस साल मैंने छोड़ा था सैमसंग, उस साल मैंने एम्प्लॉय ऑफ द ईयर था वहाँ का। तो मेरी रेटिंग हमेशा अच्छी आती थी। जैसे कि नॉर्मल वहाँ पे बेल कर बनता है, तो जिसका 3 नॉर्मल आता है रेटिंग, जिसका 1 आता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए 5 भी। तो मेरे वजह से कई लोगों का रेटिंग भी खराब हुई। एक साल मैंने रिक्वेस्ट करके अपनी रेटिंग खराब करवाई थी कि हमको जाना इस साल। तो ऐसा नहीं था, लेकिन वही मेरा मोटिवेशन का फैक्टर था कि मैं यहाँ आके छोड़ दूंगा तो फिर इससे अच्छा तो मैं वहीं था 5 साल पहले। तो इसीलिए मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ। वो सबको खराब लगता है, लेकिन वही है, फैमिली वालों ने सपोर्ट किया था हमको। यस। हम्म। नहीं, वैसे जब छोड़ा था तो 18 के आसपास था, मतलब यहाँ पे सैलरी। और साउथ कोरिया जाने का अलग पैसा मिलता था। सिविल सर्विस मतलब एक था ना, जब मैं मतलब छोटे थे हम लोग, 11वीं क्लास में ही पहुंचे थे, 10वीं के बाद अभी रिजल्ट विजल्ट आया था। तो मैं बलिया से हूँ, बलिया उत्तर प्रदेश। तो ऐसे हम लोग बैठे थे, तो डीएम साहब आने वाले थे घुड़सवारी के लिए। सेंथिल पंडियन सी करके हमारे यहाँ डीएम थे उस टाइम पे। तो अब हम लोग को सब खेदने लगे, हम लोग ऊपर बैठे थे। तो हम लोग बोले हम कहाँ खेल रहे हैं, तो डीएम साहब ने मना कर दिया कि रहने दो इन लोगों को। हम लोग ऐसे ही अपना बात बात कर रहे थे दोस्तों के साथ। जब वो लोग लौटने लगे तो उनका मन हुआ कि इनसे बात किया जाए। हम लोग से बात करने आए, तो मुझे कौन से स्कूल में पढ़ते हो, ये सब बात बात हुआ। तो अच्छा आर्ट लिया है कि साइंस लिया? बोला सर साइंस लिया है। अच्छा फिजिक्स पढ़ते हो तुम लोग? बोला हाँ पढ़ा। ठीक है, तो मेरा भी मन है इंटरेक्शन करेंगे, तुम लोग कल आ जाना। गर्मी की छुट्टी चल रही तो डीएम साहब से हम लोग पढ़ने गए थे। तो पढ़ाई के दौरान उनके पास अजीब अजीब फोन आते थे, और फिर लगा कि भाई मतलब इस पोस्ट की गरिमा बहुत है, मतलब इनके हाथ में मतलब सब कुछ है। तो वहीं से था, मतलब कि सोशल सर्विस तो था ही शुरू से। मैं इवन सैमसंग में भी था तो मैंने एनजीओ ज्वाइन किया था। तो शुरू से था सोशल सर्विस, पर ये था कि यहाँ पे आके हमारे पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बाकी बहुत लोग छोड़ते हैं, बहुत लोग आप देखेंगे कि 2015 के जो टॉपर थे गौरव गौरव सर, उन्होंने उनका लगभग 2 करोड़ का पैकेज था, वो छोड़ के आए थे। अब यहाँ 2 करोड़ थोड़ी मिलेगा। ऊपर से इतनी अकाउंटेबिलिटी रहती है, जितनी बड़ी पोस्ट रहती है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आएगी। अरे वो ऐसा नहीं है कि आपने हार्ड वर्क किया है तो आपका रिजल्ट नहीं निकला। हाँ एंजाइटी होता है एग्जाम का, कि एग्जाम वाले दिन आप गड़बड़ कर देते हैं। मुझे प्री के पहले नींद नहीं आती है, तो मैं प्री के एक दिन पहले 2 रेडबुल ला के रखता हूँ। मतलब रोमन सैनी एक सर है जिनकी अन अकेडमी है, उन्होंने 5-6 साल पहले मैंने वीडियो देखा था, बोले कि हमको नींद तोड़ने के लिए रेडबुल। तब से मैंने बना लिया है, कोई भी सीजीएल के एग्जाम हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, रेडबुल रखता हूँ। सुबह में जैसे एग्जाम 9:30 से है, तो मैं जब घर पे तैयार वार होके जाता हूँ रेडबुल पी के चला जाता हूँ, या सेंटर पे जाके पी लेता हूँ। रेडबुल रहता है मेरे पास।
लेकिन एक दिन पहले आपको लेना पड़ेगा, हर दुकान पे नहीं मिलता है। पढ़िए, बस टारगेट ये होना चाहिए कि एग्जाम के पहले नींद लेके जाइए, लास्ट लास्ट तक पढ़िए। कोई नहीं जानता कि कब आपके हाथ में ढंग का मटेरियल मिल जाए। पढ़िए, आप खूब पढ़िए। और इवन मेंस में तो जैसे कि यहाँ पे लोग बैठते थे तो ये होता था ना कि आधा घंटा पहले आपको अंदर जाना है, तो सीढ़ी पे मैं बैठा रहता था कि जब 10 मिनट बचता था तब तक पढ़ता था, कौन सा आपका टॉपिक आ जाए। कई बार फंसता था उसी में से कि लास्ट के जो आधा घंटा उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता था। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो कहने वाली बात है कि मत पढ़िए, वो जो बोलता है कि मत पढ़िए वही पढ़ता है। कोई मतलब अंदर से मन ही नहीं मानेगा कि नहीं पढ़ना है। पढ़िए आप, मतलब ये है कि टेंशन में ज़्यादा मत लीजिए। आपको अपने तैयारी पे भरोसा होना चाहिए कि मैंने जो पढ़ा है उसी में से आया, मैंने इतना तैयार कर लिया है कि मेरे लिए टफ लग रहा है तो सबके लिए टफ होगा। वहाँ में रिस्क भी ऐसा मत लीजिए कि भाई पेपर हो सकता है कई बार टफ आ जाए, आपको 120 में बोल रहा हूँ, क्या पता 100 करना ही पर्याप्त हो। उस हिसाब से डिसीजन लीजिए, जरूरी नहीं कि 120 में। तो ऐसे इन जनरल बोल दिया है कि आजकल इतना ही मारना पड़ रहा है, 120 से कम नहीं कर चल रहा है, तो उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। तो उसके लिए आपको अपने तैयारी पे भरोसा होना चाहिए। तैयारी करिए, टेंशन मत लीजिए, ठीक। हाँ, ये तो स्पेकुलेशन आप लगा सकते हैं, बढ़ भी सकता है, क्योंकि मेन इन्होंने यूपी स्पेशल इसलिए डाला है कि जो यूपी पीसीएस या फिर एमपी और दिल्ली और हरियाणा के लोगों उनको हटाने के लिए, तो ये भी डाल सकते हैं। मतलब रिलेटिवली लास्ट के 3-4 साल में तो ऐसा नहीं था, 2-3 क्वेश्चन ही आता था तो आप इग्नोर करके जा सकते थे। इस बार इग्नोर मत करिए, नुकसान हो सकता है। और पढ़ के जाएंगे, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नुकसान हो सकता है इग्नोर करने पे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? तो थैंक यू। सिविल सर्विसेज की यही सबसे बड़ा है कि लाखों करोड़ों का पैकेज छोड़ के भी विदेशों का वो भारत का रुख कर लेता है, क्योंकि लाखों करोड़ों के पैकेज पे भी जब अपने आप को अमेरिका में और सिंगापुर में आईने में देखता होगा वो, तो सोचता होगा कि क्या मैं इन अपने पद से या अपने पैसों से अपने गांव के जो निरहू हैं, जो भिक्षु हैं, उनकी क्या एक भी मदद कर सकता हूँ? तो जवाब मिलता होगा कुछ नहीं, कोई मदद नहीं कर सकते आप। लेकिन इस सर्विसेज में आप पूरे गांव की जिंदगी बदल सकते हैं, पूरे शहर की जिंदगी बदल सकते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के पूरे मालिक होते हैं। जब आप सचिव बनते हैं तो एक पूरे डिपार्टमेंट के एक नीति निर्धारक बनते हैं। तो लोगों के लिए इसमें बहुत सारी चीजें की जा सकती है, उनकी जिंदगियां बदली जा सकती है। और यही चाह है कि लोग विदेशों से और बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर एक 35,000 65,000 की नौकरी करने के लिए भारत आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके जलसे को सलाम और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। मैं सर से गुजारिश करूंगा, सर आप थोड़ा कंटिन्यू करिए इनका। और ये इसमें मार्कर चले, मार्कर चला नहीं, आओ बोर्ड चला दीजिए। हाँ हाँ, बोर्ड नहीं चल रहा है ना, ये नोट पे चला दूं? हाँ वो तो उसमें कोई टेंशन नहीं। थोड़ा सा हाँ नॉर्मल साउंड रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। इस पूरे के पूरी यात्रा को मैं 2-3 फेजेज में बांट देता हूँ, और 2-3 फेजेज में बांटने से आप लोगों को बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों को ये तो जरूर पता होगा
आप लोगों को ये तो जरूर पता होगा कि इसमें 3 स्टेज आते हैं और ये तीनों के स्टेज कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को तैयारी की स्ट्रेटजी समझाता हूं कि तैयारी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे तैयार करना चाहिए, कैसे इन सब चीजों को लेकर चलना चाहिए। अभी आप लोगों के प्रश्न भी मैं सुन रहा था और सारी चीजों को देख रहा था। तो एक जो सबसे बड़ी समस्या बच्चों में आती है, कितनी देर पढ़े, मतलब टाइम। पहले तो ये। दूसरा, हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, फिर तीसरा सब्जेक्ट गायब। जब तक उसकी बारी आती है तब तक फिर से तीसरा सब्जेक्ट गायब। तो कैसे सब्जेक्ट्स में बैलेंस बनाएं? क्या मैं सही समझ पा रहा हूं कि आप लोग इस चीज को सोच रहे होंगे? तीसरी चीज, करंट अफेयर्स का क्या रोल, करंट को हम कैसे एनालाइज करें और क्या करें। ये एक मेरा लगता है कि क्वेश्चन का आप लोगों का बहुत बड़ा सा एरिया होगा, करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करें, क्या करंट करें, है ना। क्योंकि मैं ज्यादातर बच्चों को देखता हूं तो ये रहता है कि सर करंट में हम क्या पढ़ें। ज्यादातर बच्चों का 90% मैंने अभी इस चीज को फेस किया है कि सर करंट अफेयर्स को कैसे पढ़े। एक तो ये, इसके अलावा फिर हम लोग प्री में, मेंस में टाइम शेड्यूल्स कैसे रखें। यही मेरा ख्याल है क्वेश्चन का एरिया है आप लोगों का, या कुछ और भी प्रश्न है? बताइए। यही सारे प्रश्न हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, प्री और मेंस की अगर हम लोग बात करें कि प्री में और मेंस में और कैसे कैसे क्या करना चाहिए, मैं 2024 का टारगेट लेकर करके चल रहा हूं। तो आप लोगों के साथ बात करूं कि 2024 तक की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट यूपीएससी। पीसीएस आसानी से हो जाता है, क्योंकि यूपी पीसीएस अगर हम लोग बात करें तो छाया है यूपीएससी की। कई बच्चों ने पूछा कि सर यहाँ पे यूपी स्पेशल क्यों डाला गया है। तो बेसिकली ज्यादातर जो स्टेट्स देखेंगे एक्सक्लूसिवली ये चीजें शुरुआत होती है राजस्थान से। वर्ष 1999 में राजस्थान में जब एक पेपर आया और उस पेपर में राजस्थान स्पेशल से ही चीजें होने लगी, क्योंकि क्या होता है, उत्तर प्रदेश और बिहार इस जगह के छात्र हर जगह सबसे ज्यादा पढ़ाई के मामले में तो थ्रेट होते ही होते हैं। सब लोगों को डर लगता है, अच्छा बिहार के स्टूडेंट, इसका मतलब सर लेवल हाई चला जाएगा, यूपी के स्टूडेंट लेवल हाई चला जाएगा, और ये मेंटेन रहा। और ऑलमोस्ट मैं बताऊं तो वर्ष 2004-5 तक यूपी और यूपीएससी एक साथ चलता रहा। ठीक एक हफ्ते पहले यूपी पीसीएस का प्री होता था और एक हफ्ते बाद यूपीएससी का प्री होता था। तो लोग उस हिसाब से तैयारी करते थे कि ये चीजें हों, और ऑब्वियसली इतनी अच्छी तैयारी करते थे कि राजस्थान से लेकर करके मध्य प्रदेश तक में सब जगह आप ज्यादातर अगर ऐसे पत्थर उठा करके फेंकेंगे तो किसी पे गिरेगा तो जरूर या तो यूपी का होगा या बिहार का, प्रशासनिक अधिकारियों में। तो ये सिस्टम था। अब उन लोगों ने एलिमिनेट करना शुरू किया। तब फिर क्या हुआ कि अपने स्टेट्स ने इन सब चीजों को देखते हुए अपने यहां स्पेशल डालना शुरू किया कि यूपी स्पेशल। समझ में आ गया कि रीजन क्या है, ये क्लियर हो गया। 2024 को मैं टारगेट लेके करता हूं, तो मैं आप लोगों को बात बताऊं, ये चल रहा है अप्रैल। आप लोगों का टारगेट होना चाहिए कि दिसंबर होते होते, मैं यूपीएससी के हिसाब से बात बता रहा हूं, ठीक है, वर्ष दिसंबर होते होते आप लोगों का मेंस के जीएस का कम से कम 2 पेपर से लेकर करके 3 पेपर तक तैयार हो जाए। 2 से 3 पेपर तैयार हो जाना चाहिए। कैसे तैयार होगा, क्या होगा, इसके भी हम लोग स्ट्रेटजी बताएंगे, लेकिन दिसंबर तक ये हो जाना चाहिए। जनवरी से लेकर करके मार्च तक आप लोगों को प्री पे फोकस करना चाहिए। प्री पे फोकस करने का ये मतलब नहीं कि मेंस के लिए अलग कर रहे हैं, प्री के लिए अलग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये देखते हैं कि प्री और मेंस में अंतर क्या होता है और हमें देखना कैसे होता है, और कैसे करंट से हम लोग सब्जेक्ट स्टैटिक को जोड़ेंगे। अभी आप लोगों को मालूम होगा कि एक सांसद की सदस्यता सस्पेंडेड हो गई। ये एक सिंपल न्यूज है और लोगों के लिए।
आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो अब आपको इस न्यूज को कैसे यूज करना चाहिए, ये आना है, यही आना है। अब सबसे पहले अगर हम लोग मेंस की बात देखें कि मेंस में इससे किस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो मेंस में एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि सांसदों की अयोग्यता, हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम के कितने बच्चे हैं इसमें? आप यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश को मैं बैलेंस करके चलूं, मतलब वर्ड्स को अंग्रेजी में बोलूं तो चलेगा, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन, तो डिस्क्वालिफिकेशन यानी अयोग्यताएं सांसदों की कैसे की जाती है। हम लोग पढ़ते समय क्या ध्यान देते हैं, हम लोग पढ़ते हैं सांसदों की ये योग्यताएं, ये सब लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये पढ़ा हो कि निर्योग्यताएं क्या है, निर्हरताएं, कितने बच्चों ने पढ़ा है? मेरा ख्याल है एक भी स्टूडेंट इसमें नहीं है, पूरे इसमें नहीं। मैं पूछना चाह रहा हूं कितने टाइप्स पढ़ा, कितने लोगों ने एक्सक्लूसिवली, जैसे योग्यताएं पढ़ते हैं, निर्योग्यताएं कितने लोगों ने पढ़ी है? आरोपीए आई अंडरस्टूड कि आरोपीए 1951, बट वो तो सिर्फ एक पार्ट है और बाकी नहीं। हम लोग ट्रेडिशनल पाथ को आज भी लेके चल रहे हैं और उसके बाद बोलते हैं कि हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। क्या यूपीएससी आज इस चीज को फॉलो करती है? बच्चे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, अरे कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी पूछा जा रहा है, आपका सिलेबस पॉलिटी है, मतलब सिस्टम। और हम लोग पढ़ेंगे क्या? पॉलिटी। पूछ लो भाई से, एकदम भाई एकदम बताएगा कहां से क्या पूछा जा रहा है, आर्टिकल वो पूछा जाएगा नहीं। निर्योग्यताएं अब हमें जानना है। निर्योग्यताएं जानते समय हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आर्टिकल 102। अब देखते हैं योग्यता में सबसे पहली योग्यता क्या होती है? 35 वर्ष की आयु। इसमें तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, ये तो हो गया। सांसदों के लिए हम लोग 25 वर्ष की आयु, राज्यसभा में 30 वर्ष की आयु, यही मैं मान के चल रहा हूं, यही है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन होता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यही होना चाहिए। अब इसमें हम लोगों में से कई लोग, खासकर यूपी ने इस ट्रेंड को शुरू किया था, एक क्वेश्चन पूछना शुरू किया था यूपी ने, उसमें 4 ऑप्शन देता था कि वो जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। रॉन्ग, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत में नागरिकता 5 प्रकार से ली जाती है। अगर जन्म से नागरिक होने की बात कहेंगे तो फिर हम लोगों के आर्टिकल नंबर 14 का वायलेशन होगा, आर्टिकल नंबर 15 का वायलेशन होगा। विधि के समक्ष सब समान है, गलत, यहीं पे गलत हो जाएगा, क्योंकि जन्म से नागरिक को आप प्रायोरिटी दे रहे, बाकी गए। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है कि जन्म स्थान के नाम पर किसी को विभेदित नहीं किया जाएगा, यह भी गया। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को उसको फिल्टर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दूसरी चीज, वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर आप देखें तो लाभ के पद को अच्छे से डील करना चाहिए, क्योंकि हम लोग करंट और इसको कनेक्ट ही नहीं करते। आप में से किसी ने इसको कनेक्ट किया है? अभी रिसेंट कोई घटना है ऐसी जिस घटना को आपने कनेक्ट किया हो? बताइए। नहीं पता। 21 एमएलए आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधानसभा में इलेक्शन कमीशन द्वारा अयोग्य करार दिए गए। राष्ट्रपति के पास में यह भेजा गया कि इनको अयोग्य करार दिया गया। क्यों अयोग्य करार दिए गए? क्योंकि यह डिफाइन किया गया कि वो लाभ के पद पर थे। ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 साल पहले की न्यूज है। कितने लोगों ने, आप लोगों ने ध्यान दिया? करंट में पेपर पढ़ने का मतलब खाली यही होता है कि स्पोर्ट्स देख रहे हैं? करंट में पेपर पढ़ने का मतलब यही होता है कि हम लोग खाली देख रहे हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, या बहुत ज्यादा अच्छे से बनने के चक्कर में ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मारी, 4 मरे 5 घायल हो इस हॉस्पिटल में, ये देखेंगे? इस चीज को किसने ध्यान दिया? किसी ने नहीं। मीडिया पे नहीं आया, हमने ध्यान ही नहीं दिया। न्यूज तो आया था। आपके आंख कान ना खुले होने चाहिए थे। लाभ के पद को देखते, लाभ का पद, इसका मतलब है कि जीएस पेपर 2 के लिए मेंस में जो 150 वर्ड वाले हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। और जब आया तो अचानक से हमारे पास तो 10 शब्द है लिखने के, क्या लिखेंगे? समझ गए क्वेश्चन कहां से कनेक्ट हुआ और हम लोग कहां गुम हुए?
तीसरा, एक चीज ये पूछा जाता है, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। योग्यता तो हमने देख ली, क्या इसकी निर्योग्यताएं हैं? तो हमें ये देखना पड़ेगा सिविल सर्विसेज में क्या होना चाहिए, ये मैं बता रहा हूं। जहां हम लोग गलती करते हैं, जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, आपको ये देखना चाहिए कि क्या अगर किसी को पागल की बात कही गई है तो ऐसे ही डिक्लेयर कर देगा इलेक्शन कमीशन? नहीं, वो कोर्ट यानी न्यायालय के द्वारा सिद्ध होना चाहिए, और न्यायालय मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम के रिपोर्ट के आधार पर यह करेगी। कितने लोगों में से आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा। कितने लोगों ने देखा? देखिए, बताइए आप में से मुझे। नहीं देखा। निर्योग्यता के बारे में ही चला गया। अब आरोपी आता है, जैसे कि आपने बताया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। आप लोग के सिलेबस पेपर नंबर 2 में 9वां नंबर टॉपिक या 10वां नंबर टॉपिक जो होगा वो आरोपी है पेपर 2 में। इसका मतलब है कि आप लोगों ने अभी तक उसको डिटेल में पढ़ा ही नहीं है। करंट आप कैसे देखेंगे? करंट में क्या खाली यही सब चीजें होती है कि कोप 26 कहां हो रहा है? क्या करंट में सिर्फ यही होगा कि यूक्रेन पे कितने बम बरसाए जा रहे हैं, कितने क्विंटल बम गिर गए? नहीं। ट्रेडिशनल से कैसे जुड़ रहा है, मैं ये सिर्फ आपको बता रहा हूं। तो आप देखो करंट में ट्रेडिशनल से कैसे जुड़ेगा। तो करंट में ट्रेडिशनल से सीधा ये जुड़ेगा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात चल रही है, राज्यसभा में, मतलब राज्यों का और लोकसभा का चुनाव साथ साथ कराया जाए। आप में से कितने लोगों ने उस पे नोट्स बनाया, कितने लोगों ने उस पे चेक किया? जरा सा मुझे बताइए। आप समझिए, मैं समझ रहे हैं कि मैं कहां बता रहा हूं कि कैसे हमें कनेक्ट करना चाहिए, और आपके आंसर में और चीजों में क्या होना चाहिए। सिविल सर्विसेज प्योर डायनामिक हो गया है। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा न्यूज चल रहा है, और ये न्यूज क्यों चलना शुरू हुआ? ये न्यूज इसलिए चलना शुरू हुआ क्योंकि एक जन चौकीदार करके एक संस्था थी पटना की, उसने एक एप्लीकेशन डाला था, PIL डाला था पटना हाई कोर्ट में कि जेल में रहते हुए व्यक्ति अब चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं। आप में से कितने लोगों ने इस चीज पे लेकर करके बनाया या क्वेश्चन फॉर्म आउट किया? क्या लगता है, पॉलिटी का मतलब है कि खाली ये पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है? हटाया कैसे जाएगा? मैं सिर्फ योग्यताओं से ही और निर्योग्यताओं से बता रहा हूं। तो आप समझ रहे हैं कि हमारा कहां पे जा रहा है? दल बदल अधिनियम हटाने का एक और भी तरीका हुआ। दल बदल अधिनियम में अगर कोई अयोग्य करार दे दिया जाए, रिसेंट कितनी चर्चा हुई? रिसेंट चर्चा का विषय सबसे पहला ये जो राजेश पायलट पे लेकर करके हुआ, महाराष्ट्र वाले तो डिफरेंट चीज ही हो गई, वो तो अलग सी चीज हो गई। लेकिन वहां पे अगर देखते हैं तो गहलोत साहब ने पायलट को एक वार्निंग भेजी, बोला उन्होंने कि आपने विप का उल्लंघन किया है, इसलिए आपको हम लोग आपको अयोग्य करार देंगे, क्योंकि आपने वहां जो बाहर कोई बहस कर रहे थे उसमें आपने विप का उल्लंघन किया। जिसका जवाब उन्होंने तैयार करके दिया कि विप इज ओनली इन द हाउस, नॉट आउट द हाउस। तो विप, और इसके बारे में कितने लोगों ने देखा? किसी ने नहीं देखा। आप लोगों में से किसी ने देखा कि पिछले वर्ष मणिपुर में हाई कोर्ट में एक केस हुआ जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कोहितो हलाहान केस को रिवाइव करते हुए कुछ चीजों को बताया, और ये बताया कि अध्यक्ष से इसको जो पावर है उस पावर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट या कोई न्यायिक समिति को दे दी जाए। आप लोगों में से कितने लोगों ने इसको देखा? सब करंट है, सारे करंट हैं। अब हम बोलेंगे कि जी पता नहीं कहां से क्वेश्चन पूछ देता है। क्वेश्चन वैसे पूछता है या हम देखते नहीं है? बताओ, समझ रहे हो कहां पे आपके पढ़ने का तरीका? हम ट्रेडिशनल तरीके से, आज भी हम सन 70 की बात कर रहे हैं 2021 और 23 में, 21वीं सदी में हम बात कर रहे हैं सन 70 की। आज के दिनों में वो बात थोड़ी होती है। समझ गए? गेटिंग माई पॉइंट कि कहां से करंट और कैसे हमें पिक करना चाहिए। अब बारी आती है 102 नंबर आर्टिकल, जो कि राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है। लेकिन जब हम लोग अयोग्यताओं की बात कर रहे हैं तो यहां एक सस्पेंशन वर्ड भी आएगा, और इस सस्पेंशन वर्ड को करंट से आप ऐड करेंगे। क्यों करंट से ऐड करेंगे? क्योंकि आपको मालूम होगा कि वेंकैया नायडू ने
2022 के शीतकालीन सत्र में 15 जो वहां के सांसद हैं उनको पूरे सेशन के लिए सस्पेंड किया। यह न्यूज थी। आप में से कितने लोगों ने ध्यान दिया? ध्यान दिया? कहां के वो थे जिन सांसदों को किया? मतलब लोकसभा के थे कि राज्यसभा के? वेंकैया नायडू लोकसभा को कैसे करेंगे? अपर हाउस ऑब्वियसली, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा ना। अब अगर ये क्वेश्चन आ गया तब वहां पे हम गलती कर गए कि हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। अब क्या अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त है कि ये इतने लोगों को पूरे सेशन के लिए सस्पेंड करे? कितने लोगों ने आप लोगों में से इसको अध्ययन किया, ये बताइए। रूल नंबर 255 एंड 256 ऑफ राज्यसभा इस चीज को बताती है और 74 रूल ऑफ लोकसभा इस चीज को बताती है। अब हम अगर उसको नहीं पढ़ेंगे तो क्या लगता है कि हम लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा, या क्वेश्चन पूछेंगे तो हम लोगों को बता पाएंगे? 105 संसदीय विशेषाधिकार है, दैट इज संसदीय विशेषाधिकार। रिमूवल नहीं, सस्पेंशन नहीं है। रिमूवल और सस्पेंशन के लिए नहीं है, दैट इज जो प्रिविलेज, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है 105। मैंने बोला ना, हम लोगों को यह चीज समझना चाहिए। हाँ, 105 विप के साथ कैसे कनेक्ट होता? तो 105 विप के साथ ऐसे कनेक्ट होता कि विप, अब एक क्वेश्चन आया था वर्ष 2018 सिविल सर्विसेज में कि इंडिविजुअल रोल ऑफ एमपीज आर डिक्लाइन ड्यू टू विप, तब उसमें 105 की चर्चा करता। तो हमें कहां क्या चर्चा करना है ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं समझ रहे हैं अब आप कि हम लोग कहां गलत कर रहे? तो करंट अफेयर्स और इस तरह से कैसे काम करना चाहिए समझ में आया? आप लोगों को सजेशन, सबसे पहले पेपर 2, पेपर 1, इन दोनों को तो तैयार कर लो। हाँ, गहराई नहीं, डेप्थ है, लेकिन वे गलत है, रास्ता गलत है। एक बड़ा अच्छा सा एक ये आया हुआ था कि एक व्यक्ति ऐसे पुल पे बैठा हुआ है, पुल का इस साइड खारा पानी का था तो इस साइड मछलियां नहीं थी, इस साइड मीठा पानी का था, इस साइड मछलियां थी। वो इस साइड में पानी डालकर, ये कांटा डाल के बैठा हो रहा था। तो कहा गया था कि दिक्कत ये नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे, हो सकता है कि आपका डायरेक्शन गलत हो, यही से ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आपकी पढ़ाई में डेप्थ नहीं है, आपकी पढ़ाई में डेप्थ है लेकिन गाइडेंस नहीं है। एक व्यक्ति, जो व्यक्ति बता सके कि बच्चे ये गलत है ना। दो ही तरीके हो सकते हैं ना, या तो पर्सनल अनुभव से आप प्राप्त करें या कोई बता दे। एक छोटा अबोध बालक है, वो आग की तरफ दौड़ता जाता है, उसको पता नहीं होता। उसके पेरेंट्स या कोई बड़े लोग देखते हैं, तुरंत बोलते हैं अरे बेटा उधर मत जाओ, जल जाओगे। उसको आपने रोक लिया, उसको दर्द का अनुभव नहीं होने दिया। और अगर हम लोगों में से कोई ये बोले कि नहीं देखे तो वो जाएगा, जलेगा, उसको फिर लगेगा अच्छा ये होगा। तो आप लोग डायरेक्शन नहीं होने के कारण खुद जलाने के बाद में जब बर्नॉल और फफोला पड़ जाता है, हाथ लेके आते हैं, तब लगता है कि अच्छा ये जल गए। गेटिंग माई पॉइंट? दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है? तो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, इन तीनों को आप लोगों की से मेरी सलाह होगी दिसंबर तक तो तैयार कर लें, क्योंकि प्रिलिमिनरी का की है पॉलिटी। कोई नहीं रोक सकता 17-18 क्वेश्चन पॉलिटी के। और पॉलिटी के क्वेश्चन का सबसे बड़ी खासियत, यदि कोई फैक्ट है तो है, वो मैथ नहीं है, वो यस है या नो है। उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि माना कि ये एक्स है। लॉ में ऐसा नहीं होता कि मजिस्ट्रेट साहब मान लेंगे माना कि ये अपराधी है, टांग दो, टांग देंगे किसी को? नहीं। तो पॉलिटी में यस या नो होता है, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 18 क्वेश्चन आपके प्योर रेडी रहेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट। आज के दिनों में ज्योग्राफी का मतलब ट्रेडिशनल ज्योग्राफी नहीं, आपको ट्रेंड देखना है कि कैसे चेंज हो रहा है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। साइंस में टेक्निकल पार्ट और इन्वायरमेंट से जोड़ के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम लोग को उस पर ध्यान देना है।
हमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, साइंस और इकोनॉमिक्स के बेसिक्स इतने तैयार के रखना है। कोई भी व्यक्ति आपको प्रीलिम्स में नहीं रोक सकता, ये जान जाइए। ये चॉइस किस चीज का कि सर हम 100 ही क्वेश्चन बनाएं या इतने ही बनाएं। जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर हम इसी चीज को करें, पूरा वो टॉपिक्स पूरे कवर करके जाने। कोई चॉइस नहीं है, कोई चॉइस है नहीं, वो चॉइस उसको उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल ये समझ गए। ये कब तक हम लोगों को कर रहे हैं? दिसंबर तक, बहुत हद तक 15 जनवरी जाइए। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 15 तक आपका प्री कंप्लीट हो जाना चाहिए। प्री में खाली फैक्ट देखेंगे और मेंस में डिटेल देखेंगे। जैसे मैंने बताया निर्योग्यताएं, प्री में हमें क्या देखना पड़ेगा? मेंस में विश्लेषण। समझ में आया? मेंस में विश्लेषण करेंगे, उसका फैक्चुअल पार्ट हम अलग रखेंगे। समझ में आया? इसके बाद हमारे पास में अप्रैल से लेकर करके मई तक का समय रहता है। उस दौरान आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक देते रहना है। जितने भी पीसीएस अच्छे हैं उन सारे पीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालिए। दिन भर में 4 से 5 मॉक दीजिए, जिससे आपको पता चल जाए। जैसे देखो कई बार क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन पढ़ के अंदाज लग जाता है कि अच्छा इस तरह की चीजें चल रही हैं। चैप्टर वाइज बनाइए और उसके बाद क्या कीजिए, चैप्टर वाइज में कहीं कोई दिक्कत हो रही, फटाक से उस चैप्टर को, चूंकि हम लोगों ने इतने दिन अध्ययन किया 6 महीने, उस 6 महीने के अध्ययन में हम लोगों ने जो चीजें निकाली है उसको एक जगह पिक करके निकालें। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत इसमें किसी को? इससे क्या होगा, मॉक देंगे रिवीजन करेंगे, मॉक देंगे रिवीजन करेंगे, तो इससे क्या रहेगा, आपका प्री 2 महीने ऐसा रहेगा कि आपसे प्री में कोई भी पूछेगा ना, चलते फिरते आप इंसाइक्लोपीडिया रहेंगे, आंसर दे देंगे। प्री जैसे एग्जाम कंप्लीट हो, डिसाइडेड रहेगा कि आपका निकलेगा। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, 2 से 3 दिन का ब्रेक, 1 हफ्ते का ब्रेक लो, पूरे भारत में ऐसे ही घूमो। राजधानी से घूमने की जरूरत नहीं है, गांधी जी के अनुभव को प्राप्त करो। जनरल टिकट कटाओ, यहां से चेन्नई एक्सप्रेस, घूम के आओ आराम से, हर जगह जहां जहां है एक्सप्लोर करके आओ, सिर्फ 1 हफ्ते। और फिर उस 1 हफ्ते के ब्रेक के बाद जब तुम लौटोगे, ये नहीं कि मार्केट में उस समय 1 हफ्ते में लोग मिला रहे होते कितने क्वेश्चन हैं, अच्छा तेरा ये सही है कि मेरा ये सही, सब मोह माया है। जो हो चुका है वो हो चुका है, उसको बदल नहीं सकते। नहीं भी होगा तो हम प्रिपेयर रहेंगे। समझ में आया? उसके बाद आपने क्या करना है, अब जो बचा हम लोगों का एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आने के पहले तक का टाइम, उस दौरान जीएस के बचे हुए पेपर को तैयार करना है। और इस दौरान में जो मैंने बताया था अप्रैल से दिसंबर, आपको ऑप्शनल भी रेडी कर लेना चाहिए। ऑप्शनल में नॉर्मली पेपर 2, क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट होता है जिस भी ऑप्शनल को आपने ले रखा है। मैं यूपीएससी के हिसाब से बता रहा हूँ, यूपीए नहीं तो उस चीज को भी छोड़ दिया तो टेंशन ही नहीं हो। उस दौरान आप यूपी पीसीएस के साथ में तैयारी कर लीजिएगा, यूपीए स्पेशल की। अगर एक पेपर भी पूछता है तो आप फ्लुक ना करें, आप ही रहेंगे जो कि और लोगों को हरा पाएंगे। समझ में आ गया? गेटिंग माई पॉइंट की कैसे हुआ? बचे हुए समय में आपने क्या किया, जीएस के बचे हुए पेपर को रेडी कर लिया। जब रिजल्ट आएगा आपके पास चारों पेपर जीएस के रेडी रहेंगे, पूरा ऑप्शनल रेडी रहेगा। अब आपको सिर्फ आंसर फॉर्मेटिंग है। इतने समय में क्या 2-3 महीने हम आंसर फॉर्मेट नहीं कर सकते? हमारे पास तो पता रहता है कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। बताइए कौन सा ऑप्शनल है आप लोगों का यूपीएससी में? कितने बच्चों का कौन सा ऑप्शनल है? हिंदी और पीएसआईआर, हिस्ट्री। ठीक है, हिंदी ऑप्शनल तो है, तो उसमें तो आपको सेलेक्ट कर लेना चाहिए कि कौन कौन सा है, वो आप लोगों का सेलेक्टेड होगा। हिस्ट्री की मैं एक बात बताऊं, क्योंकि हिस्ट्री एक कॉमन सब्जेक्ट है। क्या लगता है कि हिस्ट्री का ऑप्शनल जो है वो ऑप्शनल बहुत लेंदी है, बहुत हल्का है? अच्छा, अच्छा तो मुझे मर्सिडीज लगता है, तो क्या मैं सेंट्रो छोड़ दूं?
अच्छा तो क्या नहीं लगता है, अच्छा चार्टर प्लेन में घूमना लगता है, लेकिन जब ट्रेन आएगा तो ट्रेन भी पकड़ के जाएंगे। तो अच्छा बुरा यहां नहीं होता है ना बेटा। क्या अभी पढ़े हो इसमें, क्या डिसाइड किया, कैसे पढ़े? मैं क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा हूं, मुझे कुछ और रास्ते पे ले जा रहे हैं। सिविल सर्विसेज में जो पूछा जाए वही बताना होता है। कभी सुने हो कि किसी अधिकारी के बोलने पे बहस हो गई या कुछ हो गई? पॉइंट टू पॉइंट नाप तोल के बोलते हैं, तो नाप तोल के मुस्कुराएंगे भी ना तो नाप तोल के कि 2 इंच मुंह खोलना है। किस बात पे प्रतिक्रिया देनी है तो बताओ। मेंस में कैसे तैयार कर रहे हो? मैं सीधे क्वेश्चन पे आ गया। कैसे करोगे? तैयारी करने का सोचना तो होगा ना। जीवन में भी पहली बार आए हो, पूर्व जन्म याद है क्या? फेस नहीं कर रहे हैं, पूर्व जन्म याद तो नहीं है। फिर देखो इसमें सेलेक्ट करो। अभी क्वेश्चन देखिए, पैटर्न देखा क्या है? पैटर्न मैं हिस्ट्री ऑप्शनल, घबराओ मत, हिस्ट्री ऑप्शनल का कुछ पैटर्न, कुछ चीजें पता। पीएसआईआर का तुम्हें बालक कुछ पता? पीएसआईआर का कुछ पैटर्न क्या पता? पता नहीं है। ये सब गार्जियन को और लोगों को सुनाने की बातें हैं। मैं टीचर हूं और वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइप, 25 साल हो गए इसमें, तो मुझे ये सब चीजें नहीं, मुझे गोल गोल घुमाइएगा मैं घूमूंगा ही नहीं, है ना। सुनो, 2 पेपर, सीधी सी चीज, सीधी बात एकदम। नहीं है तो स्प्राइट पीना लगो, क्लियर रहेगा। सीधी बात, नो बकवास टाइप से, ठीक है। पेपर 2 रहेंगे। हिस्ट्री की मैं बात बोलूं तो हिस्ट्री में पेपर 1, पेपर 2 यही है। पहला पेपर 4 क्वेश्चन सेक्शन ए में और सेक्शन बी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई परेशान मत होना कि ये क्या चीज किया जा रहा है। मैं सिर्फ ये बताने के प्रयास कर रहा हूं कितना आसान है प्रिडिक्ट करना। पेपर 2 में सेक्शन ए, सेक्शन बी, यही है। 4 क्वेश्चन यहां से, 4 क्वेश्चन यहां से, 4 क्वेश्चन यहां से, 4 क्वेश्चन यहां से, टोटल 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन कंपलसरी, इसका भी पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन कंपलसरी। एक क्वेश्चन इस सेक्शन से और एक क्वेश्चन इस सेक्शन से कोई भी करना जरूरी ही है। +1 +1, 4 क्वेश्चन हो गए। 5वें क्वेश्चन में तुम्हें चॉइस, तुम यहां से करो कि यहां से करो, ठीक है। यही हुआ पैटर्न, यही हुआ ना भाई। तो अब पहला डिसीजन तुम्हारा यहीं पे आएगा कि तुम कौन से सेक्शन को फोकस करना चाहते हो, सेक्शन ए को या सेक्शन बी को। अगर हम एक सेक्शन को पूरा फोकस कर ले और एक भी चीज उसका हम लोग नहीं छोड़े तो हम लोगों का 3 क्वेश्चन यहां से कवर अप है और यहां से हम लोग चॉइस कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता नहीं है कि हम लोग का ऑप्शनल में पढ़ाई एकदम बिल्कुल, चाहे कोई भी ऑप्शनल हो, सीमित हो जाएगी? फालतू चीजों को एलिमिनेट करना सीखो, चाहे जिंदगी से चाहे एग्जामिनेशन से। समझ में आया? अब पेपर 1 की ही बात करें। पेपर 1 में पहला क्वेश्चन मैप, मैं हिस्ट्री की बात करूं, ज्योग्राफी में भी पहला क्वेश्चन मैप होता है। पहला क्वेश्चन मैप, मैप हुआ तो मैप में अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, एंशियंट और मिडिवल को मिला के कितने प्लेसेस आपको लगते हैं कि बहुत ज्यादा फेमस होंगे? ज्यादा से ज्यादा 150, इससे ज्यादा है 150। क्या 150 मैप को पॉइंट आप नहीं कर सकते हैं? ये 50 नंबर जो है ना आपका बोनस हुआ, जो आपको अन्य सब्जेक्ट से ऊपर उठा दिया। और ज्योग्राफी में यही चीज 2 जगह होता है मैप, तो 100 नंबर बोनस हो जाता है, इसीलिए मार्क्स गिरते नहीं है। थोड़ा सा टेक्निकली तो सोचो, समझ रहे हो? स्मार्ट वर्क। कीपैड वाला फोन किसी के पास है अभी? सबके पास कौन सा है? स्मार्ट। तो स्मार्ट हो ना, तो वर्क स्मार्ट का चाहिए और कर रहे हो ऐसा जो कि एकदम कीपैड के जमाने का, तो चलेगा? समझ में आया?
उसके बाद ढूंढो एंशियंट में तुम्हें कौन सा, इंडस वैली, इंडस वैली में कितने क्वेश्चन मेंस के बन सकते हैं? 5, 6, इससे ज्यादा नहीं। कौन कौन सा? टाउन प्लानिंग बन सकती है, ट्रेड बन सकता है, उनके डिक्लाइन बन सकता है, कहां कहां उसका फैला हुआ था, और उसमें ज्यादा से ज्यादा बनाया जा सकता है उन लोगों के सुपरस्टिशन में हम लोग जा सकते हैं कि उनका सोसाइटी किस तरह की थी या उनका कल्चर किस तरह का था। इसके अलावा 5 के अलावा कोई क्वेश्चन बता दो। तैयार नहीं किया जा सकता। तैयार करने में कितने दिन लगेंगे? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इससे ज्यादा लगेंगे? सोचो ना। ट्रेडिशनल हम लोग सोचते हैं, हम लोग कभी सोचते ही नहीं कि हम लोगों के पास में स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बन गया या नहीं बन गया? क्या ऋग वैदिक से एक भी मेंस का क्वेश्चन बन सकता है? नहीं, हटाओ। लेटर वैदिक से बन सकता है। लेटर वैदिक से क्या बन सकता है? तो उनके रिचुअल्स बन सकते हैं, सोसाइटी बन सकती है, ये बन सकता है। मौर्य का क्या बनेगा? पूरे डेप्थ में बनेगा, उसके एडमिनिस्ट्रेशन से लेके उनके तुम्हारे सोसाइटी से लेकर के ट्रेड तक बनेगा। लेटर मौर्य से क्या बनेगा? सिर्फ ट्रेड और कुछ नहीं। गुप्त से इसी तरह से 2-3 निकलेगा, लेटर गुप्ता से 2-3 निकलेगा, इसके अलावा पूरी साइंस टेक्नोलॉजी, और उसके अलावा तुम्हारी एक और टॉपिक हो जाएगा जो कि लघु सोसाइटी 1 से लेकर के अंत तक, और दूसरा जो सोशल रिफॉर्म से 1 से लेकर अंत तक, रिलीजियस रिफॉर्म 1 से लेकर अंत तक। टोटल मिलाकर करके 50-60 क्वेश्चन में तुम्हारा पूरा एंशिएंट खत्म। एक भी क्वेश्चन बाहर का हो तो बताओ। और एक सिक्योर्ड क्वेश्चन पेपर नंबर 1 में सेक्शन ए से होगा, वो होगा पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट 1 साल और दूसरे साल चोल। एक क्वेश्चन होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि नॉर्थ से इतना देंगे तो साउथ को बैलेंस करने के लिए एक क्वेश्चन वहां से दिया जाएगा। लोग रोते रहते हैं, अरे सर बहुत लेंदी सब्जेक्ट है। मुझे तो इसमें लेंदी नहीं लगा। डू यू फील इज इट लेंदी? मुझे बताओ ना। यही तो है, सारा चीज है। दूसरे को बताना, मुझे नहीं, मुझे तो पता चल गया है। तो बच्चों को जानकारी रहती है कि हाँ कहां कहां से क्या क्या। तो अब आप बताओ, अगर हम लोग इसको एज ए स्ट्रेटजी बना के देखें तो क्या लगता है कि मेंस हमारा सिक्योर नहीं हो सकता है? ऑप्शनल सिक्योर हुआ या नहीं हुआ? पीएसआईआर में भी सेम उसी तरह से पेपर 1 इंडियन थिंकर और वेस्टर्न थिंकर। ढूंढ लो कि तुम्हें इंडियन थिंकर को लेके चलना है या वेस्टर्न थिंकर को। सोच के देखना पड़ेगा, ये तुम्हें डिसाइड करना है। इंडियन थिंकर का एक पैटर्न रहता है, वेस्टर्न थिंकर का अलग पैटर्न रहता है। वेस्टर्न थिंकर में तुम्हें ब्रांचेस देखने पड़ेंगे। कौन से ब्रांच देखने पड़ेगा? लिबरल ब्रांच कौन सा है, कैपिटलिस्ट ब्रांच कौन सा है, कम्युनिस्ट ब्रांच कौन सा है, यूटिलिटेरियन कौन सा है, इन सबको देख करके चलो। और फिर देखो, जहां एक ने खत्म किया वहीं से दूसरा पिक किया, तो एक सीरीज बना लो। कितना है? ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 एरियाज होंगे वेस्टर्न थिंकर्स में, और उन 6 एरियाज में तुम्हें करना। क्यों नहीं हो सकता? जरा सा मुझे बताओ तो। हाँ, हम लोग क्या करेंगे? इतनी मोटी बुक ले आएंगे, मार्केट में लोगों को लगना चाहिए कि हम तैयारी कर रहे हैं। एकदम भरी भरी बुक रहेगी, कोई भी घुसेगा तो वहीं बेहोश, है ना? नहीं करो ऐसे। समझ में आ गया? आसान है या नहीं है? बिल्कुल आसान है। तो क्या तुम लोगों को लगता है कि जो ऑप्शनल का जो हवा है खड़ा किया जाता है वो कभी भी टफ होगा? बच्चों, ऑप्शनल सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ आप ये सोच लीजिए कि जब तक ऑप्शनल है तब तक आप लोगों के हाथ में एक बहुत बड़ा सहारा है, क्योंकि आप अपने मीडियम से जहां पे लोगों को लगता है कि हम कमजोर पड़ रहे हैं उसको बीट कर सकते हो। उस मामले में तुम्हें कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। लेकिन यू हैव टू मेक अ स्ट्रेटजी। घुलमुल करके करेंगे तो नहीं होगा। यू हैव टू बी इधर स्ट्रिक्ट और लुंज टाइप। गॉट द पॉइंट? तो बताओ, ऑप्शनल में कहीं भी किसी को कोई दिक्कत होगी? आपको भी उसी तरीके से बांट लेना होगा। बांटो, मॉडर्न एज से लेकर के उस तक बांटो और चीजों को करो, आराम से होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर? जीएस में भी उसी तरीके से पढ़ो, इंटर रिलेटेड करके पढ़ो। अब जैसे मैंने बताया कि इसमें मान के चलते हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो
पॉलिटी को खाली पॉलिटी से मत करो, इसी के साथ में हम लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशंस को पिक करना है। इंटरनेशनल रिलेशन को पिक करने के साथ साथ आपको क्या पिक करना है, इंटरनल सिक्योरिटी पिक करनी है। पेपर नंबर 4 की अगर तुम बात करते हो तो टोटल 9 टॉपिक है, 9 टॉपिक्स में से 4 टॉपिक गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस के हैं। अरे पहले तुम लोग एनालाइज तो करो। बस क्या होगा, लिए टॉपर ने क्या कहा है, उसने क्या कहा है, मन में एक बढ़िया सा ड्रीम बनाए, बैठ गए, किताब उन्होंने बोला था ये लिए लेकर के रटना शुरू। ऐसे थोड़ी होता है। आजकल का वॉर कन्वेंशनल वॉर नहीं है, टैक्टिकल वॉर है। तो टैक्टिस से ही जीत सकते हो, समझ गए ना। इट इज डैम कॉम्पिटिशन, ये कंपटीशन है। एक बड़ा ही अच्छा सा वाक्य है कि एक बार जब 4 दोस्त, मूवी में भी देखे होंगे, 4 दोस्त जा रहे हैं, जब 4-5 दोस्त जा रहे थे ना, तो अचानक से शेर दहाड़ता हुआ आया, आवाज सुना ना, तो एक दोस्त थोड़ा सा अपने आप को वार्म अप करने लगा। सब लोगों ने बोला कि तुझे क्या लगता है तू शेर से तेज भाग जाएगा? बोला पागल हो गया है, मुझे तुम तीनों से तेज भागना है। अच्छा, दिस इज कॉम्पिटिशन। टॉप नहीं मारना है आपको, जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे जीतना है। तो आपकी स्ट्रेटजी ही आपको जिताएगी। तो आपको क्या लग रहा है, आपको कौन सी चीज जिताएगी? आपकी स्ट्रेटजी। अभी मैंने बताया, बताओ तो, अगर तुम पूरे के पूरे हिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा 150 से 200 टॉपिक को अगर कवर अप कर लिए, 150 तो बहुत बोल दिया मैंने, 50 से ज्यादा टॉपिक नहीं होंगे, तो कौन से ऐसे साल है जिस साल में तुम्हारा एक भी चीज उससे बाहर चली जाए? PSIR में 100 टॉपिक्स, इससे ज्यादा बता दो कोई भी है टॉपिक? नहीं। लेकिन हम लोग घबराते हैं, चीजों को नहीं बता पाते। अब समझ में आया? अब एक छोटी सी चीज मैं बताता हूं, उसके बाद फिर हमारे सर को मैं बुलाता हूं, सर एक बार इनको टाइम मैनेजमेंट सिखा देता हूं। अब बारी आती है, सर कितनी देर पढ़े? क्या लगता है आप लोगों को जो फुल टाइमर से कितनी देर पढ़ना चाहिए? एट to 10 आवर्स। मुझे एग्जैक्ट जो पूछ रहा हूं वो नेता नहीं, चुनाव ना तो नहीं लड़ना तुम्हें विधायकी उदायकी का, सोच लो। मैंने सोचा कि तुम्हारा करियर ऑप्शन कुछ और भी है कि विधायकी का चुनाव लड़ना ही, जनता हमें समझ रही है, ऐसा नहीं। एग्जैक्टली जो पूछा है उसका आंसर दो, आंसर इट फटाफट। मैं ये पूछ रहा हूं कितनी देर पढ़ना है, इसके अलावा कुछ पूछा? 6 घंटे। अच्छा, और तुम बताओ पढ़ते कितना हो? अच्छा ठीक। तुम लोगों को कॉलेज के साथ कितनी देर? कॉलेज के बाद 8 घंटे। अच्छा, और आप लोग कुछ बता सकें? बताइए, आपसे पूछ रहा हूं। नहीं नहीं, जस्ट हाँ, बहुत हो जाएगा, 8 घंटे बहुत हो जाएगा। कि, कितनी देर पढ़ना चाहिए मैंने ये पूछा है। मैं हिंदी ही तो बोल रहा हूं ना, मतलब हिंदी ही बोल रहा हूं, शायद हिंदी नहीं समझ रहे हैं? हिंदी समझ पा रहे हो? अच्छा, नहीं तो बात मैं बोल रहा हूं कुछ और, उत्तर कुछ और मिल रहा है। तभी होता है जब हम लोग या तो अंग्रेजी मूवी देखने लगते हैं। अच्छा, गुड, वेरी गुड। वैसे नहीं, कितनी देर पढ़ना चाहिए ये बताइए? 10 घंटे। एजेजरेशन, मैं ये मानता हूं कि ये एजेजरेशन है। हमें दुनिया को दिखाने के लिए अपने जो चीजें हैं उसके लिए पढ़नी है। 6 से 7 घंटे अगर आपने बहुत कुछ कर लिया है तो आपको लगता है कि 6 से 7 घंटे पढ़ के, और मैं आपको बताऊंगा और ये दावा कर देता हूं कि आप उतने में 1 साल अगर ढंग से तैयारी कर ले तो एनसीईआरटी कम से कम 2 बार, पूरी एनसीईआरटी और अपना बुक के साथ रिवीजन भी कर लेंगे, और कोई सब्जेक्ट किसी दिन नहीं छूटेगा।
बोलो, पॉसिबल लगता है कि 6 से 7 घंटे में, और एक दिन तुम्हारा संडे तुम्हारा ऑफ? बोलो, ये लगता है ना कि ये तो सर आप हवा में उड़ा रहे हो हमें, मतलब ऐसा थोड़ी होता है जो आप बोल रहे हो। हम्म, हाँ, कोच, अच्छा, बोलो कि सर सोना भी थोड़ा रेगुलर रहेगा, नींद में ही थोड़ा सा पढ़ ले, कोचिंग अलग से 7 घंटे समय देना पड़ेगा। जैसे घर में अगर आपकी फैमिली में फादर अगर जॉब करते होंगे तो 9 घंटे जॉब करने के बाद भी घर से लेकर के सब चीज मैनेज करते हैं ना, तो कोचिंग के बाद में 8-7 घंटे की आपकी ड्यूटी होगी, ऐसे नहीं होगा। तो हम लोग सोचे कि कैसे करना है। चलो देखो, पहले तो दिन देख लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यही दिन है। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 दिन, ये डेज का मैंने कोड कर दिया, ठीक है। हर दिन में एक सब्जेक्ट का हम लोग एक सब्जेक्ट को डेडिकेट कर देते हैं। मेन सब्जेक्ट में बटा हुआ है हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस और मिसलेनियस में इसमें कर दे रहा हूं, यही है ना, कोई दिक्कत? पक्का? अब देखो, 2 आवर, 2 घंटे, 1 घंटे और 1 घंटे, कुल कितने घंटे हो गए, है ना। हर दिन एक सब्जेक्ट को डेडिकेट कर दो, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी उस दिन 2 घंटे हमें उसी सब्जेक्ट को देना है, दैट इज फॉर श्योर। आपके सारे बुक्स रेडी हो जाएंगे या नहीं, जो टेक्स्ट बुक हैं या एनसीईआरटी है वो रेडी हो जाएंगे या नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये 1 घंटा क्या, 1 घंटा आपको देना है नेक्स्ट डे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, 2 3 4 5 6 1, जो नेक्स्ट डे टॉपिक पढ़ना है उसको पहले 1 घंटा आप आज देंगे। अच्छा, इकोनॉमिक्स है तो मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, सरसरी निगाह से पूरे हम एनसीईआरटी को देख लिए, उसमें हमें मिल गया, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिया। कल जब हम 2 घंटे पढ़ेंगे तो मेरे पास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मुझे सिर्फ उसको क्या करना है, उस पर ध्यान देते हुए उसको पूरी तरीके से कवर अप करना है। टॉपिक कवर करना आसान होगा या नहीं होगा? आसान हो जाएगा। 1 घंटा यहां पे क्या, कल जो मैंने टॉपिक पढ़ा था उसको एक समरी बना के और उसको चार्ट फॉर्म में बनाना। तो यहां पे 6 के बाद में यहां पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5, मतलब डेज जो मैंने लिखा था वो। तो इससे क्या हो गया, हमारा किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी वीक ऐसा है जिस वीक में हम उस सब्जेक्ट को ना पढ़े हो, जरा देख लेना। आपने 3 दिन दिए उस सब्जेक्ट पे, हर सब्जेक्ट आपका कोई भी सब्जेक्ट छूटा हो तो बताओ, एक भी सब्जेक्ट छूटा हो तो बताओ। आज मैंने देख लिया क्या, मुझे कल ये चीजों को पढ़ना है, तो आज मैंने रफली उसको पढ़ लिया, कल उसका डिटेल अध्ययन और उसका रेफरेंस बुक लेकर के मैंने पढ़ लिया, और तीसरे दिन उसका क्या किया, हमने उसका नोट्स प्रिपेयर कर लिया, समरी बना ली। क्या चीजें छूटी हमारी? नोट्स तैयार हुआ या नहीं हुआ? बुक्स हमारा छूटा? कौन सा टॉपिक छूट गया जरा बताना। अब बारी आती है 1 घंटे, किस चीज के लिए, तो 1 घंटे बारी आती है आपको कोचिंग में या कहीं भी जो आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको रिवाइज करने की, उसको रिवीजन करने की।
इससे क्या रहेगा, जो कोचिंग है उसमें आप नहीं पिछड़े। कितनी देर हमारी पढ़ाई हुई? सिर्फ 5 घंटे। अभी भी कम से कम 1.5 से 2 घंटे हमारे पास बचे हुए हैं। 1 घंटे आप दे दीजिए आपके ऑप्शनल में, डेली ऑप्शनल 1 घंटे से ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चार दिन पढ़ो, 2 दिन उसकी समरी और उस पे चार्ट बना के रख लो। नहीं तैयार होगा क्या? कोई दिन कोई चीज छूटा हो तो बताओ। और हाफ एन आवर चलते फिरते, कभी भी आप क्या कर लो, चलते फिरते न्यूज सुन लिए। कोई न्यूज में और इन सब में हमेशा मैं प्रेफर करता हूं किस चीज को देखने की और किस चीज को करने की, जो थिंक टैंक्स होते हैं उन लोगों को, वो स्पेशली इन सब चीजों के बारे में रिसर्च करके कर रहे हो, तो हमें 1-2 पेजेज उसकी समरी देख लेनी होती है। आसानी से हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कोई चीज छूट गया हो तो बताओ। संडे तुम्हारे पास में क्या है? संडे तुम्हारे पास में तुम्हारा है, अपना। एक दिन तुम्हारा अपना है। इस संडे को तुम्हें जो भी हॉबी हो वो हॉबी पूरा करो। सोना हॉबी हो, दिन भर सो। लड़ना हॉबी हो, लड़ कर करके आओ, बोलो कि भाई अगली लड़ाई बाकी अगले हफ्ते, आज मेरा टाइम पूरा। अगर कभी किसी दिन कोई तबीयत खराब हो गई, किसी फंक्शन में गए, संडे को पूरा कर लेंगे। जो हमने सोच के रखा है कि मुझे इतनी देर पढ़ना है, कोई कमी रह गई, हम संडे को पूरा कर लेंगे। कोई दिक्कत है क्या इसमें? मैंने कौन सा ऐसा बता दिया कि एकदम पहाड़ तोड़ना है? मांझी दशरथ मांझी बना तो नहीं रहा मैं। नॉर्मल। और ऐसा नहीं कि एक साथ लगातार पढ़ते जाना है। कल वाला है जो आज सुबह में उठे 1 घंटा ऐसे ही चाय पी रहे हैं, उस चाय पीते समय हमने रिवीजन कर करके वो कर लिया, नहीं हो जाएगा। कोचिंग से गए उसके बाद रिवीजन कर लिया, नहीं हो जाएगा। कितनी देर मैंने पढ़ने के लिए बोला? बोला है कि 15 घंटे पढ़ो, नहीं पढ़ोगे एकदम पागल हो जाओ, एकदम पूरा आंख ऐसा चढ़ा लो, सर ऐसा कर लो कि रोड पे निकलो तो लोग पागल पागल बोल के पत्थर मारे। मजनू बनना है? इसमें आ जाओ ना, इतना सिर्फ इतना रहेगा, काफी रहेगा। क्लियर? मेरा ख्याल है टाइम मैनेजमेंट अब समझ में आ गया कि एकदम जो तुम लोगों का एक मेजर दिक्कत थी कि सर टाइम मैनेजमेंट, चाहो इसको क्लिक कर लो, फटाफट इसको क्लिक कर लो, इससे बहुत फायदा होगा तुम्हें, बिलीव मी। समझ में आ गया? इस टाइम मैनेजमेंट में किसी को, मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगी। हर सब्जेक्ट को बैलेंस टाइम दिया या नहीं तुमने? प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू नीड। मान लो हमें ऑप्शनल में बढ़ाना है तो इसमें से 2 घंटे की जगह 1.5 घंटे कर देंगे, हो गया। सारे सब्जेक्ट जरूरी हैं। क्लियर? अब देखो, अब एक और चीज मैं बता कर करके तुम लोगों को ये करूं। अब देखो, स्ट्रेटजी बनाओ बेटा। मैं बार बार बोलता हूं, बिना स्ट्रेटजी कुछ नहीं होगा। तुम एक स्ट्रेटजी बनाओ। तुम लोग सुनते हो कि एनसीईआरटी, ठीक है, चलो मैं मान लेता हूं एनसीईआरटी कुछ तमिलनाडु के जो 9, 10, 11, 12 की बुक होती है वो बहुत काम करती है। एनसीईआरटी मैंने लिखा है, मतलब वो बुक, ये सारी बुक मैंने कवर कर ली। मान के चलते हैं कि साल में मुझे 2 बार पढ़ना है, एक बार पूरा फिर एक बार रिवीजन, यही करना है या ना? हर किसी में 6 to 12 नहीं पढ़ना होगा, किसी में कुछ पढ़ना, किसी में कुछ, और उसमें भी सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने, कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने। सब मिला के मैं मान लेता हूं 6 to 12 के बीच में 50 चैप्टर हैं। इससे ज्यादा तो नहीं होंगे, 45 से 50 चैप्टर। 50 चैप्टर मैं मानता हूं। 2 बार पढ़ना मतलब 100 चैप्टर, यानी कि 52 वीक है आपके पास। हर वीक में 2 चैप्टर, हर वीक में 2 चैप्टर। आसानी से हो गया या नहीं? चैप्टर तुम्हारा पहले डिसाइडेड रहेगा, अच्छा इस महीने इस वीक में मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, और उसके बाद में बुक से उसी चैप्टर को। तो क्या आपकी बुक्स और एनसीईआरटी उस शेड्यूल में पूरा हो गया या नहीं? तुम्हें पता तक रहेगा कि इस समय यही बुक पढ़ना है और यही चैप्टर हमें कंप्लीट करना है। कहां पे दिक्कत है इसमें?
friend, this is a complete new era examination and you have to prepare like that only. ये ऐसे नहीं कि बस सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे पढ़ रहे हैं। किसी के शादी में भी गए हैं तो मालूम चल रहा है सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, दूसरे को टेंशन होती रहेगी और आप पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। स्मार्टली निकल जाएगा या नहीं? एक साल का सिर्फ ये कर रहे, देखो एक साल की मैंने सिर्फ स्ट्रेटजी बताई, 2024 विल बी योर्स, बट वो पढ़ना होगा जो जरूरी है, वो पढ़ना होगा जो इंपॉर्टेंट है, उसके क्लास को जानो, उसके टॉपिक को जानो, ठीक है। रेस्ट बाकी करंट और इन सब चीजें और बाकी चीजों के लिए सर को मैं बुला रहा हूं। सर ठीक है, धन्यवाद आप सब बच्चों का। ओके तो ऑल सेट। खाना लेके आए आप लोग? खा के आए हैं ना? ऐसा भूख लग रही हो, टाइम हो गया काफी। फ्रेश है, सही है सब? सबने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, कुछ की तैयारी समय हो गया है, कुछ ने तैयारी जैसे स्टार्ट की है। अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग फेस है। कुछ एकदम नया है, आप लोग लग रहा है तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं, कुछ लग रहा है कि हाँ टाइम वो दे चुके हैं। क्या स्ट्रेटजी कितना पढ़ना है सर लोग बता चुके हैं, डाउट कैसे क्लियर होंगे, क्या होगा वो सब जान चुके हैं। कुछ बातें बस मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। ओके, सिंपल सी बात है, सभी जानते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा बस उनको। जब भी आप तैयारी स्टार्ट करते हैं आपके पास में होती हैं सिर्फ 4 चीजें, और 4 चीजों के बेसिस पे आपकी तैयारी स्टार्ट होती है। सिर्फ उनके बारे में बात करेंगे हम। पहली चीज आपके पास में होती है मोटिवेशन। क्या होती है? मोटिवेशन। दूसरी चीज आप लेके चलते हैं टाइम। तीसरी चीज तैयारी में जो आप देते हैं क्या? और चौथी चीज, पूरी की पूरी तैयारी सिर्फ इन 4 के राउंड आपकी घूमती है। चौथी पांचवी चीज कोई भी नहीं है जो आपके पास में आती। मोटिवेशन कहां से मिलता है? कहां से मिलता है मोटिवेशन आपको? पूरा मोटिवेशन आपको देती है क्या? सोसाइटी। आपने आसपास देखा फलाना जो है डीएम बना है, उसका रौला चल रहा है, क्या मिला? मोटिवेशन। ठीक है, आपने देखा हमारी फैमिली की कंडीशन नहीं अच्छी है, कैसे सही होगी? पैसे है ही नहीं जो बिजनेस में लगाएं, क्या करते हैं? अच्छी जॉब चाहिए हमको, दैट इज मोटिवेशन। कहाँ से मिला? सोसाइटी से। ठीक है, आपने देखा आसपास का कोई अच्छा फ्रेंड आपका हो गया, ठीक है भाई ये हो गया तो हम कैसे नहीं सकते, कहाँ से मिला? मोटिवेशन। सोसाइटी से आपने क्या लिया? मोटिवेशन। बहुत ही कम समय मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमेशा आपके साथ इस पूरे टाइम में रहना चाहिए। काफी लोग यहाँ पूछते थे, काफी लोग क्वेश्चन था यहाँ पे कि सर तैयारी करते करते मन हट गया, नहीं मन लग रहा। मन याद करो मोटिवेशन क्या था। वो लड़का जो डीएम बन गया वो डीएम रह के चल ही रहा है, ठीक है। आपकी फैमिली कंडीशन हो सकता है अच्छी हो गई हो सकता है वहीं पर हो, सुधारना आपके हाथ में था, ठीक है। मोटिवेशन, इस चीज को पूरी तैयारी के दौरान ध्यान में रखना है। क्या था? मोटिवेशन। और जो मोटिवेशन था कि आपको मिल गया है, वो नहीं मिला है, तैयारी जारी है। क्लियर? तो पहली चीज आपको दिमाग में क्या रखनी है? मोटिवेशन। किस चीज के साथ में आपने तैयारी स्टार्ट की थी? फैमिली कंडीशन अच्छी करने के लिए, समाज में अपना नाम कमाने के लिए, या कुछ और? अगर नहीं है देन पिक्चर अभी बाकी है। क्लियर? टाइम, टाइम आपको कहां से मिलता है? टाइम मिलता है आपको फैमिली से। आप यहाँ पे आए हैं, कुछ लोगों ने कहा कि 1 साल में डीएम बन जाएंगे, कुछ ने कहा 2 साल में बन जाएंगे, ठीक है। फैमिली कह रही भाई 2 साल तो कोचिंग करा पाएंगे, बाहर रखे तुम्हारी पढ़ाई करा पाएंगे, उसके बाद का टाइम आपके पास में नहीं है। कुछ अपने आप से कमाया कि हाँ कहीं पढ़ा रहे, जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वहां से आपने कुछ टाइम लिया हुआ है, ठीक है। ये टाइम कौन देता है आपको? फैमिली। टाइम के साथ में एक चीज और जुड़ के ध्यान रखिएगा, जो डिमोटिवेट करने के लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। सबकी जर्नी अलग अलग होती है। अगर यहाँ पे मान लो क्लास में मान लो कि 10 लोग बैठे हुए हैं तैयारी के लिए, इन 10 की जर्नी अलग अलग होगी। कुछ के पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होंगी, कुछ के पास में ज़्यादा होंगी, कुछ के पास में जो डाइवर्जन के लिए फैक्टर ज़्यादा होंगे, कुछ पास बिल्कुल नहीं होंगे।
जो टाइम है, इस टाइम ड्यूरेशन में जर्नी सबकी अलग अलग है। कभी भी किसी दूसरी की जर्नी के साथ अपनी जर्नी को कंपेयर मत करिए, ठीक है, कि उसने 1 साल में कर लिया, हम 10 साल में कर हो रहा है हमसे, ठीक है, कंपेयर मत करिए। सबकी जर्नी अलग अलग है, किसी को ज्यादा समय लग रहा है क्योंकि उसकी जर्नी कठिन है, किसी को कम समय लग रहा है क्योंकि उसकी जर्नी आसान है, ठीक है। उसके साथ में कंपेयर होकर कभी भी डिमोलाइज नहीं होना है। तीसरी चीज डेडिकेशन। अब ये चीज कौन देता है? ये चीज है हमारे हाथ में। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आप क्या दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं? डेडिकेशन। टाइम किसी ने प्रोवाइड कराया है, मोटिवेशन किसी ने प्रोवाइड कराया है, आपके हाथ में क्या है? डेडिकेशन। यहां पर आपका रोल आता है, ठीक है। आपको पढ़ाई में जैसे सर ने बताया कि आपको टाइम देना है, ठीक है, पहले सर ने बताया कि वो सब्जेक्ट ऐसे कंप्लीट करने हैं, ये करना है। डेडिकेशन आपके पास में खुद से होना चाहिए। डेडिकेशन, आपने टारगेट बनाया है कि मुझे 7 आवर्स पढ़ाई करनी है, वो आपको टारगेट में डेडिकेशन होना चाहिए कि 7 घंटे नहीं पढ़ाई होगी, हमको नींद नहीं आनी है, ये डेडिकेशन होनी चाहिए। आप उनमें मोटिवेशन को याद रखिए। हमारा मोटिवेशन क्या था, किस चीज के लिए हमने पढ़ाई शुरू की थी? क्या हमने पढ़ाई शुरू की थी यहाँ के मस्ती करने के लिए, मूवी देखने के लिए? यही पर्पस था हमारा। यहाँ के अच्छा खाना बना रहे, दोस्तों को पार्टी दे रहे हैं, क्या 10 लोग दोस्त खाओ आके खाना, आज हमने मन बनाया हुआ है? नहीं, आपका जो मोटिवेशन था, अच्छी पोजीशन हासिल करनी थी, अच्छी जगह पे जाना था। आपको उस मोटिवेशन को हमेशा माइंड में रखना है, ठीक है। टाइम कंस्टेंट को माइंड में रखना है कि हाँ, कितना समय हमारे पास में है, 2 साल है, 3 साल है। इस टाइम के साथ में एक चीज और याद रखिएगा, एक जो बहुत बड़ी गलती सब बच्चे करते हैं कि आए हैं, अलग अलग कहानियां सुन के आए हैं, अलग अलग सक्सेस स्टोरी देखते हुए आए हैं, ठीक है। स्वप्न लोक से बाहर निकल के एक यथार्थ के जीवन में देखना है कि हाँ, अगर यूपीएससी की बात करें, टारगेट की बात करें, यूपीएससी कम से कम 1.5 साल आपका सही से सिलेबस खत्म करने में लग जाएगा, अगर आप पूरी दुनियादारी छोड़ के पढ़ाई कर रहे हैं मन से, ठीक है। तो ये 1.5 साल जो है टोटली डेडिकेटेड होके आपको इसी को देना है, डाइवर्ट नहीं होना है। देखो आप पास जैसे होता है ना कि तपस्या आप कर रहे हो, भंग करने के लिए बहुत सारी चीजें आएंगी, बीच में आ गया स्टेनो का एग्जाम, सिलेबस का आसान है, स्टेनो में लग गए, सब छोड़ के शॉर्ट हैंड जुटे पड़े हैं पूरी तरीके से, कुछ नहीं। आपने तैयारी स्टार्ट की है, 1.5 साल टोटली डेडिकेशन के साथ आप यूपीएससी को दीजिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है आपका? स्ट्रेटजी। यहां पे सभी कमजोर हैं, ठीक है। मोटिवेशन समाज ने दिया, टाइम फैमिली ने दे दिया, डेडिकेशन आपने सपोज बना दी, स्ट्रेटजी कुछ नहीं है। यहाँ पे रोल आता है अच्छे क्लासेस का, अच्छे गुरु का, अच्छे माहौल का, जो आपको बताएगा कैसे आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रेटजी आपकी सही है, आप यूपीएससी के जो टारगेट है उसको आसानी से अचीव कर सकते हैं। स्ट्रेटजी नहीं अच्छी है, दुनिया वही कह रहे, दुनिया में ज्ञान अथाह भरा पड़ा हुआ है, ठीक है, पूरी ज्ञान गोदावरी बह रही है। आपको कितना चाहिए, क्या आपके काम का है, ये बहुत जरूरी है। सर ने भी बात की थी, इससे पहले भी सर ने बात यही की थी, ज्ञान गोदावरी बहुत बड़ी है, आपके काम का क्या है, ये है स्ट्रेटजी। और जो आपके काम का है उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, ये है स्ट्रेटजी। ये मिलती है अच्छे इंस्टीट्यूट से, अच्छे गुरु से। आपके आसपास कोई अच्छा फ्रेंड हो भी आपको दे सकता है, ठीक है। अच्छी स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है। वहां पे रोल में आता है अच्छी इंस्टीट्यूट, अच्छी कोचिंग। जैसे आप किसी अच्छे गुरु के पास में, उसने बताया कि आपको ये चीज पढ़नी है, ये चीज नहीं पढ़नी है, आप भूमि आईएएस आए, ठीक है, अच्छे सर है, सर हमारे जो है काफी अच्छी फैकल्टी हैं पॉलिटिकल साइंस IR के, वो बता सकते हैं आपको कैसे पढ़ना है, क्या चीजें हैं, ठीक है। अच्छा गुरु बता सकता है कि स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे कई लोग एम्फेसिस दिया कि आपका डेडिकेशन भी होगा, टाइम भी होगा, मोटिवेशन भी हो गया, स्ट्रेटजी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। और यही स्ट्रेटजी आपको पार लगाती है। हम बात करें, मैं भूमि आईएएस से काफी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ, देख रहा हूँ यहाँ पर काफी अच्छी फैकल्टीज हैं, काफी अच्छी चीजें हैं, और काफी कम कॉस्ट में जो प्रोवाइड करा रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी चीज है। बाकी हम फीस देखते हैं, काफी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, 1 लाख 1.5 लाख फीस है उनकी, अगर आप पता करने गए होंगे तो काफी ज्यादा फीस है उनकी। बहुत ही कम फीस में जो क्वालिटी यहाँ प्रोवाइड की जाती है, डेट इज अनपैरेलल, ओके। और बात करें और चीजों की, जैसे हमारे यहाँ पे अभी इंटरव्यू था, एक लड़की आई थी 21st रैंक, उसकी चौरसिया समथिंग थी, हाँ ठीक है, 21st रैंक थी, इंडो पैनल में आई हुई थी। तो उसके साथ में क्या था कि 3 साल तक उसको बेड रिडन रही थी, वो कोई क्रॉनिक डिसीज हो गई थी, जिसकी वजह से 3 साल तक सिर्फ और सिर्फ बेड पे लेटी रही, कुछ काम नहीं, कुछ नहीं, ना कोई पढ़ाई ना कोई चीज। वहां से उठी, पता नहीं कहाँ से मोटिवेशन मिला समाज में कि हाँ, इतने पीछे जाने के बाद अब मुझे आगे वाइंड अप करना है, आगे मुझे जाना है। उसने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की,
अभी इंटरव्यू के बाद में बात हुई थी उससे, तो कही थी 2 या 3 साल से सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस है उसका, और कुछ नहीं। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सही से स्ट्रेटजी माइंड में थी, और 21st रैंक आई है उसकी। एक अच्छी स्ट्रेटजी, एक अच्छा मोटिवेशन और डेडिकेशन ही आपको पार ले जा सकता है। तो इनके साथ कॉम्प्रोमाइज कभी मत करिएगा। थ्रू आउट द जर्नी मोटिवेशन को माइंड में रखिए, टाइम को सही से यूटिलाइज करिए, जो भी टारगेट है उसके लिए डेडिकेट रहिए, और अच्छी स्ट्रेटजी के साथ चलिए। ज्ञान गोदावरी में गोता मत लगाइए, ठीक है। जो आपके काम का है उसको लेकर आइए, करिए। ओके, थैंक यू क्लास। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर फॉर यू। एनी डाउट, एनी क्वारी अगर आपकी है तो पूछ सकते हैं अभी, किसी भी चीज को लेकर, टाइम, मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड स्ट्रेटजी, एनीथिंग। चलिए, ओके, थैंक यू। क्या? पैसेंस, हाँ पेशेंस, ओके, धैर्य, इसकी बात करें। हाँ बिल्कुल, अगर डेडिकेशन है आपके अंदर, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके लिए कहा एक जर्नी है, टाइम ड्यूरेशन को ध्यान में रखना है। वो आपकी जर्नी, अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है, इस जर्नी को आपको कंप्लीट करना ही करना होगा। जो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, जो आपको बताया कि 1-1.5 साल का समय लगता है तैयारी में, उसको आपको पूरा कंप्लीट करना ही है। ओके, उसके लिए पेशेंस आपके माइंड में होना चाहिए। किसी और दूसरे की जर्नी देखकर परेशान नहीं होना है। ओके, चलिए, एनीथिंग एल्स? चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू। आप लोग यहाँ आए, गोभी परिवार आपका धन्यवाद देता है। और जाते जाते मैं आप लोगों को एक जो भूमि परिवार के मुखिया है पीएम सर, उनका ये मिशन है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, वो उस व्यक्ति तक पहुंचे जो उसके लायक है। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, कोई इस तबके का नहीं है, वो भी उस पढ़ाई को कर सके और अपना और अपने परिवार का सपना पूरा कर सके। इसी मिशन के तहत सर ने जो इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर हैं उनको इनपुट किया और ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया भूमि IAS, जिसको लखनऊ में प्रोवाइड किया जाएगा। और बहुत कम फीस पे, जो फीस दूसरे बड़े शहरों में लगती है, जिनको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उस क्वालिटी को कम से कम फीस में उन्होंने लखनऊ में उपलब्ध करा दिया है। जिसको ये जो बड़ी बड़ी कोचिंग है या लखनऊ में जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, उनकी फीस मेरे ख्याल से जो अभी प्रोजेक्ट टाइम पे चल रही है वो 2 लाख के ऊपर है, यहाँ 1.5 लाख के ऊपर है। सर ने इस सब में बिल्कुल कटौती करते हुए सिर्फ और सिर्फ 35,100 फीस रखी है। और वही सारी फैसिलिटीज जो बड़े संस्थानों में और बड़े टीचर्स के द्वारा मिलती है, वो सारी की सारी चीज आपको यहाँ भूमि में प्रोवाइड की जा रही है। और वही सारी सुविधाएं, वही सारे प्रोग्राम जो आपको बड़े से बड़े संस्थान में मिलते हैं, आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग यहाँ आए और अपने जान पहचान में जितने लोग हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, जो पैसों के कारण इस तैयारी से वंचित हैं, अच्छे मार्गदर्शन से वंचित हैं, उनको एक सेवा के तहत ये इंफॉर्मेशन पहुंचाइए कि वो इस मुहिम का पार्ट बने और इससे फायदा उठा सके। आप लोग का स्नैक्स बाहर है, आप लोग कुछ खाते पीते जाइएगा। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भूमि परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया।